सफेद जिप्सी की छत पर लगी नीली बत्ती उस धूल भरी सड़क पर ऐसे चमक रही थी जैसे किसी पुराने घाव पर अचानक तेज धूप पड़ गई हो। जुलाई की उमस भरी दोपहर थी और गंगा के किनारे बसे छोटे से कस्बे शिवपुर में हवा भी पसीने और मिट्टी की गंध लेकर चल रही थी। सड़क के दोनों ओर गन्ने के खेत झुके खड़े थे, जैसे वे भी उस औरत को पहचानने की कोशिश कर रहे हों जो 7 साल बाद खाकी वर्दी में लौट रही थी। नंदिनी शर्मा ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा तो उसकी उंगलियां अनायास ही टोपी के किनारे पर कस गईं। सामने वही टूटा हुआ पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कभी गांव की पंचायत बैठती थी। वही हनुमान मंदिर था जिसकी घंटियों में उसकी मां की थकी हुई प्रार्थनाएं अटकी रहती थी। वही मिट्टी की पगडंडी थी जहां से एक दिन अर्जुन ने उसके हाथ में पुराना बैग थमाकर कहा था कि पढ़ाई छोड़ना मत, चाहे दुनिया छूट जाए। आज लोग उसे सलाम कर रहे थे। जिन आंखों ने कभी उसे गरीब विधवा की बेटी कहकर तिरछा देखा था, वे अब झुक रही थी। बच्चे नंगे पैर गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे कि नई एसपी मैडम आ गई। बूढ़े दुकानदार अपनी धोती संभालते हुए उठ खड़े हुए। औरतें घूंघट के भीतर से झांक रही थीं, पर नंदिनी के भीतर कोई गर्व नहीं उठा। उसके सीने में बस एक पुरानी राख थी जिसके नीचे 7 साल पहले जल चुकी एक दुनिया अब भी धधक रही थी। ड्राइवर ने धीमे से कहा, मैडम, थाने तक 5 मिनट और लगेंगे। नंदिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें उस मोड़ पर टिक गई जहां से कभी मिट्टी के बर्तनों की बस्ती शुरू होती थी। वहां छोटे छोटे घरों की दीवारों पर गोबर के उपले चिपके रहते थे और शाम को चाक घूमने की आवाज में गरीबों की रोजी का संगीत सुनाई देता था। उसी बस्ती में अर्जुन कुमार रहता था, उसका पति, या शायद वह आदमी जिसे उसने अपने मन से बहुत पहले निकाल फेंका था। अर्जुन का नाम आते ही उसके भीतर एक कठोर दीवार उठ जाती थी। 7 साल पहले जब वह दिल्ली में परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तब खबर आई थी कि अर्जुन घर का पैसा लेकर गायब हो गया। किसी और औरत के साथ भाग जाने की बात भी लोगों ने कही थी। उस दिन नंदिनी ने रोना बंद कर दिया था। उसने अपने आंसुओं को किताबों के पन्नों में दबा दिया था। उसने खुद से कसम खाई थी कि एक दिन वह इतनी ऊंची बनेगी कि कोई छोड़कर जाने वाला उसे कमजोर न समझ सके। पर जीत कभी कभी पराजय जैसी क्यों लगती है, यह सवाल आज उसके भीतर उठ रहा था। वर्दी की इस्त्री की हुई धार उसे भीतर से काट रही थी। छाती पर लगा नामपट चमक रहा था, पर उसके पीछे वह लड़की अब भी सांस ले रही थी जो कभी चूल्हे की राख में बैठकर संविधान की किताब पढ़ती थी। वह लड़की जिसे अर्जुन रात भर तेल का दिया दिखाकर पढ़ने देता था। वही अर्जुन जिसकी याद को उसने धोखा कहकर दफना दिया था। जिप्सी थाने के सामने रुकी तो सिपाहियों की पंक्ति तन गई। फूलों की माला, मिठाई, ढोलक और कैमरे तैयार थे। नंदिनी उतरी तो सबने एक साथ सलाम किया। डीएसपी मिश्रा ने झुककर कहा कि जिले को आप जैसी ईमानदार अधिकारी की जरूरत थी। नंदिनी ने औपचारिक मुस्कान दी, पर उसकी आंखें आसपास की भीड़ में किसी अज्ञात चेहरे को खोज रही थी। वह खुद से नाराज हुई। वह किसे ढूंढ रही थी जिसे वह अपने जीवन का अपराधी मान चुकी थी। उसका इंतजार क्यों? स्वागत समारोह लंबा चला। भाषणों में विकास, कानून, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती की बातें हुई। नंदिनी ने संक्षिप्त उत्तर दिया कि पुलिस की वर्दी जनता के भय के लिए नहीं, न्याय के भरोसे के लिए होती है। तालियां बजीं, पर उसके शब्दों में कोई निजी कंपन था। उसने यह बात जनता से कही थी, लेकिन भीतर कहीं वह खुद से भी कह रही थी। न्याय का भरोसा क्या सचमुच हर किसी तक पहुंचता है, या गरीब आदमी की पुकार रास्ते में ही दम तोड़ देती है? दोपहर ढलते ही उसने बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण का आदेश दिया। सबसे पहले सरकारी राशन की दुकान, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर नदी किनारे की झुग्गी बस्ती। अधीनस्थ अधिकारी थोड़े असहज हुए क्योंकि नए अधिकारी अक्सर पहले दिन फाइलें देखते थे, गलियां नहीं। पर नंदिनी की आदत अलग थी। वह जानती थी कि कागज पर गरीबों का नाम साफ लिखा होता है, मगर उनकी भूख हमेशा धुंधली रखी जाती है। वह उसी धुंध के भीतर उतरना चाहती थी। नदी किनारे पहुंचते पहुंचते आसमान पर बादलों की पतली परत छा गई थी। गंगा यहां चौड़ी नहीं थी, पर उसका प्रवाह शांत और गंभीर था। किनारे पर प्लास्टिक की चादरों, टीन की चादरों और फटी बोरियों से बनी झोपड़ियां थी। गीली मिट्टी, धुएं, मछली और बीमारी की मिलीजुली गंध हवा में तैर रही थी। बच्चे कीचड़ में खेलते हुए अचानक चुप हो गए। औरतों ने अपने फटे आंचल ठीक किए। पुरुषों ने डर और उम्मीद के बीच झूलती नजरों से पुलिस को देखा। नंदिनी धीरे धीरे चलती रही।
हर झोपड़ी में उसे अपनी पुरानी गरीबी का एक चेहरा दिखाई देता था। कहीं एक बूढ़ी औरत खांसी से दोहरी हो रही थी, कहीं कोई लड़की टूटी स्लेट पर अक्षर लिख रही थी, कहीं एक आदमी खाली कटोरे में पानी डालकर बच्चे को बहला रहा था। उसने राशन कार्ड, आधार, दवा और स्कूल की सूची मांगी। उसके स्वर में कठोरता थी, पर आंखों में वह छिपा हुआ दर्द भी था जो केवल वही समझते हैं जिन्होंने भूख को बचपन में अपना रिश्तेदार देखा हो। तभी उसकी नजर सबसे आखिरी झोपड़ी पर पड़ी। वह बाकी झोपड़ियों से भी ज्यादा टूटी हुई थी। छत पर फटी नीली तिरपाल बंधी थी, जिसे ईंटों और पुराने टायर से दबाया गया था। दरवाजे की जगह जूट का बोरा लटक रहा था। बाहर मिट्टी के छोटे छोटे दिए सूखने के लिए रखे थे, पर उनमें से कई आधे टूटे हुए थे। पास ही एक पुराना चाक पड़ा था, जिसके घूमने की आवाज कभी जीवन का संगीत रही होगी, पर अब वह मौन था। जूट का बोरा हिला और भीतर से एक आदमी निकला। उसका शरीर दुबला था, जैसे भूख ने हड्डियों के चारों ओर बस थोड़ी त्वचा छोड़ दी हो। दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखें गहरी और थकी हुई। उसने खांसते हुए दीवार का सहारा लिया, फिर पुलिस की भीड़ देखकर ठिठक गया। नंदिनी ने पहले उसे एक गरीब कुम्हार समझा, फिर उसने उसकी आंखें देखी, वही गहरी, शांत, सहनशील आंखें जिनमें कभी उसके सपनों के लिए अनंत विश्वास जलता था। समय अचानक रुक गया। नंदिनी के कानों में आसपास की आवाजें डूब गईं। सिपाही कुछ पूछ रहे थे, बच्चे कुछ बोल रहे थे, नदी बह रही थी, पर उसके भीतर केवल एक नाम गूंजा, अर्जुन। वह आदमी भी उसे पहचान चुका था। उसकी पल्लकें कांपी, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया, जैसे वह अपनी पत्नी को नहीं, किसी सरकारी अधिकारी को प्रणाम कर रहा हो। उसके होठों से टूटी हुई आवाज निकली, नमस्ते मैडम। मैडम, यह शब्द नंदिनी के सीने में पत्थर की तरह गिरा। कभी वही आदमी उसे नंदू कहता था, और उस नाम में ऐसी अपनाई होती थी कि भूख भी मीठी लगती थी। आज उसने उसे मैडम कहा, जैसे 7 साल का विवाह, एक फेरा, एक मंगलसूत्र, एक सपना सब किसी सरकारी फाइल में खो गए हों। नंदिनी की आंखों में क्षण भर के लिए पानी उभरा, पर उसने उसे कठोर पलके झपकाकर रोक लिया। वर्दी पहने स्त्री रोती नहीं, उसने खुद को याद दिलाया। डीएसपी मिश्रा ने पूछा, मैडम आप इन्हें जानती हैं क्या? नंदिनी ने उत्तर देने से पहले लंबी सांस ली। अर्जुन की नजर अब भी जमीन पर थी। उसका बायां हाथ कांप रहा था और उंगलियों में मिट्टी सूखी हुई थी। नंदिनी ने चाहा कि वह उससे पूछे, क्यों गए थे तुम? क्यों तोड़ा था सब? क्यों मुझे अकेले मरने दिया? पर इतने लोगों के सामने उसके शब्द कंठ में फंस गए। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन ने क्षण भर सिर उठाया। उस एक क्षण में इतने सालों की राख उड़कर दोनों के बीच भर गई। उसने धीरे से कहा, अर्जुन कुमार मैडम, मिट्टी के दिए बनाता हूं। किसी सिपाही ने रजिस्टर में नाम लिखना चाहा, पर नंदिनी ने हाथ से रोक दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका क्रोध अधिक है या दया। जो आदमी उसके जीवन का सबसे बड़ा घाव था, वह आज समाज के सबसे निचले कोने में खड़ा था, और उसे देखकर भी कोई शिकायत नहीं कर रहा था। यहां कब से रह रहे हो? नंदिनी ने पूछा। स्वर सरकारी था, लेकिन भीतर पत्नी का टूटा हुआ प्रश्न कांप रहा था। अर्जुन ने कहा, 3 साल से। घर नहीं है? नहीं मैडम। परिवार? उसने हल्की खांसी दबाई और बोला, कोई नहीं। यह उत्तर सुनकर नंदिनी के भीतर कुछ टूटकर गिरा। कोई नहीं। क्या वह सचमुच उसके लिए कोई नहीं थी, या यह उसकी सजा थी? उसने देखा, अर्जुन के गले में काला धागा अब भी था, जिसमें कभी उसके हाथ से बांधा छोटा तांबे का ताबीज रहता था। एक बूढ़ी औरत पास आई और बोली, मैडम, यह आदमी बुरा नहीं है। जो मिलता है आधा बच्चों को दे देता है, रात को मंदिर के बाहर दिए बेचता है, दिन में खांसता रहता है। नंदिनी ने उसकी ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर। वह असहज हो उठा, जैसे अपनी अच्छाई भी छिपाना चाहता हो। यही तो अर्जुन था। वह मन ही मन चीखी। वही आदमी जो अपनी भूख छिपाकर दूसरों की थाली भर देता था। लेकिन फिर वही प्रश्न लौटा, अगर वह ऐसा था तो गया क्यों था? नंदिनी ने झोपड़ी के भीतर जाने का आदेश दिया। अर्जुन घबरा गया। अंदर कुछ नहीं है मैडम, उसने कहा। उसके स्वर में याचना थी, पर नंदिनी ने उसे अनसुना कर दिया। जूट का बोरा हटाकर वह भीतर घुसी। मिट्टी का फर्श, एक फटी चटाई, कोने में पीतल का पुराना लोटा, दीवार पर धुएं की काली परत और एक लकड़ी का संदूक। उस संदूक पर कपड़े की छोटी पोटली रखी थी। गरीबी में भी कुछ चीजें श्रद्धा से संभाली जाती हैं, यह वह जानती थी। उसने संदूक खोलने को कहा। अर्जुन ने धीमे हाथों से कुंडी उठाई। भीतर कुछ पुराने कपड़े,
टूटी चूड़ियों का डिब्बा, पीले पड़े कागज और किताबें थीं। नंदिनी की सांस अटक गई। वे किताबें उसकी थीं। भारतीय राजव व्यवस्था, आधुनिक इतिहास, निबंध संग्रह और अंग्रेजी शब्दों की वह पुरानी कॉपी जिसमें अर्जुन ने अपने अनगढ़ हाथों से उसके लिए अर्थ लिखे थे। किताबों पर अखबार की जिल्द चढ़ी थी, किनारे घिस चुके थे, पर उन्हें ऐसे रखा गया था जैसे कोई मंदिर में ग्रंथ रखता है। नंदिनी ने कांपते हाथ से कॉपी उठाई। पहले पन्ने पर उसकी ही लिखावट थी, नंदिनी अर्जुन कुमार, प्रयास पहला। नीचे अर्जुन की टेढ़ी लिखावट में लिखा था, हारना मना है। यह देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। 7 साल पहले वह सोचती रही कि अर्जुन ने उसकी पढ़ाई, उसका प्यार, उसका भरोसा सब बेच दिया, पर यहाँ इस टूटी झोपड़ी में उसका अधूरा अतीत किसी भूखे आदमी ने पूजा की वस्तु की तरह बचाकर रखा था। कमरे में धुएं से ज्यादा भारी मौन भर गया। ये किताबें तुम्हारे पास क्यों हैं? उसने पूछा। अर्जुन ने उत्तर देने में देर की। बाहर खड़े सिपाही भी अब चुप थे। उसने कहा, कभी आपकी थी मैडम, फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। नंदिनी का गला सूख गया। मेरी थी या तुम्हारी जिम्मेदारी थी? यह प्रश्न उसके भीतर से निकला था, पद से नहीं। अर्जुन ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अपराध नहीं था, बस ऐसा दुख था जो बहुत लंबा चलकर शांत हो चुका हो। अर्जुन ने नजर झुका ली। जो चला गया, मैडम, उसे पूछने से क्या मिलेगा? उसने धीरे से कहा। नंदिनी के भीतर जमा क्रोध अचानक भड़क उठा। सब कुछ मिलेगा, वह कहना चाहती थी। मेरे 7 साल मिलेंगे, मेरी रातें मिलेंगी, मेरी मां की मौत पर तुम्हारी अनुपस्थिति का जवाब मिलेगा। पर उसने खुद को रोक लिया। वह जानती थी कि इस भीड़ में उसका निजी जीवन तमाशा बन जाएगा। गांव वाले दया से जल्दी कहानी बनाते हैं और कहानी से जल्दी फैसला। नंदिनी ने संदूक बंद कराया और बाहर आ गई। हवा भारी थी, बादल और नीचे आ गए थे। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि इस बस्ती की सूची शाम तक उसके दफ्तर में पहुंचे। हर पात्र परिवार को राशन और इलाज मिले। फिर उसने बिना अर्जुन की ओर देखे कहा, इस आदमी का मेडिकल करवाओ। अर्जुन ने तुरंत विरोध किया। जरूरत नहीं मैडम, मैं ठीक हूं। उसकी खांसी ने उसी क्षण उसकी बात झूठी कर दी। नंदिनी ने कठोर नजर से देखा। सरकारी आदेश है। वापस गाड़ी की ओर बढ़ते हुए उसके कदम डगमगा रहे थे, पर बाहर से वह सीधी चल रही थी। लोग उसे न्याय की देवी समझकर देख रहे थे, जबकि भीतर वह एक टूटी हुई पत्नी थी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे। अगर अर्जुन दोषी था तो उसकी आंखें इतनी शांत क्यों थीं? अगर वह निर्दोष था तो इतने साल चुप क्यों रहा? अगर वह उसे भूल चुका था तो उसकी किताबें क्यों बचा कर रखी? और अगर उसने प्रेम किया था तो उसे अकेला क्यों छोड़ा? जिप्सी चल पड़ी, पीछे धूल उठी और झोपड़ी धुंधली पड़ने लगी। नंदिनी ने कांच में अपना चेहरा देखा। खाकी वर्दी में सजी, पदक लगी, कठोर आंखों वाली अधिकारी। फिर कांच की धुंध में उसे अपनी पुरानी छवि दिखाई दी। तेल के दिए के सामने बैठी दुबली लड़की, जिसके पीछे अर्जुन चुपचाप पंखा झल रहा था ताकि गर्मी में वह पढ़ सके। उसने आंखें बंद कर ली। गंगा की ओर से आती हवा में आज मिट्टी की नहीं, किसी अधूरे सत्य की गंध थी। शाम को दफ्तर में फाइलों का ढेर था, पर नंदिनी एक भी पन्ना ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। टेबल पर रखी चाय ठंडी हो गई। बाहर सिपाही नए जिले के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। अंदर वह सी कॉपी के एक वाक्य में अटकी थी, हारना मना है। किसने नहीं हारा था? वह जिसने परीक्षा जीती, या अर्जुन जिसने सब खोकर भी उसकी किताबें संभाली? अचानक उसे लगा, इस शहर में उसका पहला मामला कोई चोरी, हत्या या दंगा नहीं, बल्कि उसका अपना अतीत है। रात गहरी हुई तो उसने पुराने रिकॉर्ड रूम की चाबी मंगवाई। बाबू ने पूछा कि किस फाइल की जरूरत है। नंदिनी ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोली, 7 साल पहले अर्जुन कुमार नाम के आदमी पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ था क्या? पता करो। बाबू ने आश्चर्य से उसे देखा, पर आदेश का पालन करने चला गया। नंदिनी खिड़की के पास खड़ी रही। दूर कहीं मंदिर की आरती बज रही थी। घंटियों की आवाज में उसे अपनी मां की प्रार्थना, अर्जुन की खामोशी और अपने भाग्य का पहला दरवाजा खुलता सुनाई दिया। अस्पताल की सफेद दीवारों पर नमी के पीले धब्बे थे और बरामदे में बैठे गरीब मरीजों की आंखों में वही इंतजार था जो किसी टूटे हुए दरवाजे पर वर्षों से खड़ा रहता है। अर्जुन को 2 सिपाही लेकर आए थे, लेकिन वह अपराधी की तरह नहीं, किसी ऐसे आदमी की तरह चल रहा था जिसे अपनी बीमारी से भी शर्म आती हो। नंदिनी थोड़ी दूरी पर खड़ी रही। उसने डॉक्टर को निर्देश दिए, कागज देखे, जांच लिखवाई,
पर अपने भीतर उठती बेचैनी को किसी सरकारी आदेश की भाषा में छिपाती रही। अर्जुन लकड़ी की बेंच पर बैठा था, सिर झुकाए, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखे। उसकी हथेलियों में मिट्टी की महीन परत भरी थी, जैसे जिंदगी ने उसे धोने का समय भी नहीं दिया था। डॉक्टर ने जब उसका सीना सुना तो भौहें सिकुड़ गईं। लंबे समय की खांसी, कमजोरी, कुपोषण और पुराने जख्मों के निशान। नंदिनी ने यह सब सुना, मगर सबसे ज्यादा उसे वे निशान दिखे जो पीठ पर हल्के नीले भूरे दाग बनकर बचे थे। कौन सी जिंदगी आदमी की हड्डियों पर ऐसी लिखाई लिखती है? ये चोटें कैसे लगीं? डॉक्टर ने सहज प्रश्न किया। अर्जुन ने तुरंत कुर्ता ठीक किया और बोला, चाक से गिर गया था कभी। नंदिनी ने उसकी आवाज में छिपी घबराहट पकड़ ली। वह झूठ बोलना नहीं जानता था। झूठ बोलते समय उसकी पलकें हमेशा तेजी से कांपती थी। विवाह के दिनों में जब वह अपनी भूख छिपाकर कहता कि उसने खा लिया है, तब भी उसकी पलकें ऐसी ही कांपती थी। नंदिनी ने मन में उठी कोमलता को फिर कठोरता के पत्थर से ढक दिया। रिपोर्ट आने तक बारिश शुरू हो गई। अस्पताल की टीन की छत पर बूंदें इस तरह बजने लगी जैसे कोई बेचैन तबला बजा रहा हो। नंदिनी बरामदे की खिड़की के पास खड़ी थी। अर्जुन सामने बैठा था, पर उनके बीच 7 साल, झूठ, अपमान और अनगिनत अनकहे प्रश्न बैठे थे। वह चाहती थी कि वह खुद बोले, कोई एक वाक्य कहे, कोई पश्चाताप दिखाए, पर अर्जुन चुप था। उसकी चुप्पी में अपराध से अधिक त्याग का बोझ था, और यही नंदिनी को और क्रोधित कर रहा था। तुम्हें मेरी पहचान याद है? नंदिनी ने अचानक पूछा। स्वर धीमा था, लेकिन उसमें कांटे थे। अर्जुन ने सिर उठाया, फिर झुका लिया। पहचान भूलने लायक नहीं थी, मैडम। फिर मैडम क्यों? नंदिनी का प्रश्न उसके होठों से बिना अनुमति निकल गया। अर्जुन ने बहुत देर बाद कहा, क्योंकि अब आपकी पहचान मेरे नाम से बड़ी है। यह सुनते ही नंदिनी की आंखें भरने को हुईं, पर उसने चेहरे को स्थिर रखा। जिसने उसे छोड़ दिया था, वह आज भी उसके सम्मान की रक्षा कर रहा था। मेरी पहचान कभी तुम्हारे नाम से छोटी नहीं थी, उसने कठोरता से कहा, पर तुमने उसे अकेला जरूर छोड़ दिया था। अर्जुन के चेहरे पर एक क्षण को दर्द की छाया आई, जैसे पुरानी राख में दबा अंगारा हवा पा गया हो। उसने कुछ कहना चाहा, फिर होंठ बंद कर लिए। नंदिनी ने उसकी चुप्पी को स्वीकारोक्ति समझा। उसे लगा, यही आदमी है जिसने उसे रातों में रुलाया, जिसने मां की चिता पर उसे अकेला खड़ा किया, जिसने हर सफलता में खालीपन भर दिया। डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन को कम से कम कुछ दिनों की दवा, अच्छा भोजन और आराम चाहिए। नंदिनी ने सरकारी राहत कोष से इलाज का आदेश दिया। अर्जुन ने फिर विरोध किया, मेरी वजह से सरकारी पैसा मत लगाइए मैडम, और लोग ज्यादा जरूरतमंद हैं। नंदिनी हंस पड़ी, पर वह हंसी करुणा नहीं, चोट से निकली थी। तुम हमेशा महान बनने की कोशिश करते थे, उसने कहा, और शायद इसी महानता ने सबको दुख दिया। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर बारिश को देखता रहा। बारिश थमी तो नंदिनी ने उसे वापस झुग्गी तक छोड़ने का आदेश दिया, पर इस बार वह स्वयं भी गाड़ी से उतरी। शाम का अंधेरा नदी किनारे धीरे धीरे उतर रहा था। गीली मिट्टी में पुलिस के जूते धंस रहे थे। अर्जुन अपने टूटे दरवाजे तक पहुंचा तो कुछ बच्चे दौड़कर आए। एक लड़की ने उसके हाथ में दवा की पुड़िया देखकर पूछा, काका, अब खांसी ठीक हो जाएगी? अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। उस मुस्कान में इतनी गरीबी थी कि नंदिनी का हृदय अनायास सिकुड़ गया। झोपड़ी के भीतर इस बार वह अकेली गई। उसने सिपाहियों को बाहर रुकने का संकेत दिया। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा रहा, जैसे अपनी ही जिंदगी में मेहमान हो। भीतर दिया जल रहा था, जिसके छोटे से प्रकाश में दीवारों की दरारें किसी बूढ़े चेहरे की झुर्रियों जैसी लग रही थी। नंदिनी ने संदूक फिर देखा। वह वहीं था, चुप, बंद, अपने भीतर किसी सत्य को थामे। उसने आदेश नहीं दिया, केवल कहा, अर्जुन, इसे खोलो। इस बार उसके स्वर में अधिकारी से अधिक पत्नी की थरथराहट थी। अर्जुन ने संदूक खोला। नंदिनी घुटनों के बल बैठ गई और एक एक कागज निकालने लगी। पुराने अखबार, कुछ दवाइयों की पर्चियां, मिट्टी के दियों के हिसाब, और फिर एक कपड़े में बंधी पोटली। उसमें कई मनी ऑर्डर की रसीदें थीं, जिन पर दिल्ली का पता लिखा था। नंदिनी के हाथ सुन्न हो गए। वे तारीखें उन्हीं महीनों की थीं, जब वह भूख और किराए से लड़ रही थी। उसने समझा था कि माँ पैसे भेजती थी, फिर माँ के मरने के बाद भी कभी कभी रकम आती रही थी। ये पैसे किसने भेजे थे? उसने पूछा, जबकि उत्तर उसके भीतर पहले ही कांप रहा था। अर्जुन ने पोटली वापस लेने की कोशिश नहीं की। उसने शांत स्वर में कहा, जहां जरूरत होती है वहां पैसा पहुंचना चाहिए था।
नाम क्यों नहीं लिखा? नाम लिखता तो आप लौट आती। नंदिनी का चेहरा तमतमा उठा। और तुम्हें क्या अधिकार था मेरे लिए फैसला करने का? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। आंखों में थकान थी, लेकिन पछतावा नहीं, पति का नहीं, एक गरीब आदमी का अधिकार था जो जानता था कि गरीबी सपनों को कैसे निगलती है। नंदिनी खड़ी हो गई। झोपड़ी की नीची छत से उसका सिर लगभग टकराया। तुम्हें लगता है पैसे भेज देना काफी था? तुमने कभी सोचा कि एक स्त्री जिसके पति पर भरोसा था, वह अचानक अकेली हो जाए तो उसका क्या होता है? अर्जुन ने दिए की लौ ठीक की। सोचा था, उसने कहा, हर रात सोचा था। फिर आए क्यों नहीं? नंदिनी की आवाज टूट गई। बाहर बारिश की बूंदें फिर शुरू हो गईं। भीतर अर्जुन का मौन गहरा हो गया, जैसे वह उत्तर देकर भी उसे नष्ट नहीं करना चाहता था। कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, अर्जुन ने अंततः कहा। किसने? नंदिनी ने तुरंत पूछा। वह चुप रहा। नंदिनी का धैर्य टूटने लगा। किसने? अर्जुन, तुम्हारी कोई दूसरी जिंदगी थी, कोई और औरत, कोई चोरी, कोई अपराध। सच बोलो। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे पास न दूसरी जिंदगी थी, न दूसरी औरत। अपराध बस इतना था कि मैंने आपको ऊंचा देखना चाहा। नंदिनी ने उसकी बात को दया का जाल समझा। फिर भी उसके भीतर कहीं एक पत्थर दरकने लगा। उसने संदूक के तल में हाथ डाला तो एक पुरानी काली डायरी मिली। अर्जुन ने पहली बार घबराकर कहा, उसे मत देखिए। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। क्यों? इसमें भी कोई त्याग छिपा है, उसने कटाक्ष किया। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। नंदिनी ने डायरी खोली। पहले पन्नों पर टूटी फूटी हिंदी में खर्च का हिसाब था। कोचिंग फीस, कमरा किराया, किताबें, परीक्षा शुल्क। फिर कुछ पन्नों पर केवल तारीखें थीं और छोटे वाक्य। आज नंदू की आवाज सुनी नहीं। भगवान उसे हिम्मत देना। नंदिनी पढ़ती गई और उसकी सांस भारी होती गई। आज बैल बिक गए। मां रोई पर नंदू को बताना नहीं। आज थाने से बुलावा आया। डर लग रहा है, पर नंदू की परीक्षा पास है। आज बहुत मारा, नाम नहीं लिया। अगर वह लौट आई तो उसका सपना मर जाएगा। पन्ना उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने अर्जुन की ओर देखा। वह दीवार की ओर मुंह किए खड़ा था। उसकी पीठ पर वे निशान अचानक शब्दों से भर उठे, जिन्हें उसने अस्पताल में देखा था। थाने से बुलावा। नंदिनी की आवाज फुसफुसाहट रह गई। अर्जुन ने पलटकर नहीं देखा। पुरानी बात है मैडम, मेरे लिए पुरानी नहीं है। आपकी जिंदगी अब आगे बढ़ चुकी है। मेरी जिंदगी तुम्हारे झूठ पर खड़ी है या किसी और के झूठ पर, यह मुझे जानना होगा। अर्जुन धीरे से बैठ गया, जैसे खड़े रहने की ताकत समाप्त हो गई हो। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ सच्चाइयां इंसाफ देती हैं, पर जिनसे प्यार किया हो उन्हें फिर से जला भी देती हैं। नंदिनी की आंखें जल उठी। मुझे बचाने के नाम पर तुमने मुझे अंधेरे में रखा। क्या यही प्यार था? अर्जुन ने पहली बार थोड़ा कठोर स्वर अपनाया। प्यार कभी कभी साथ चलना नहीं, किसी को धक्का देकर उजाले की ओर भेजना भी होता है। मैं गलत हो सकता हूं, पर उस समय मेरे पास यही समझ थी। नंदिनी इस उत्तर से और टूट गई। वह चाहती थी कि वह अपराधी निकले ताकि उसका क्रोध सुरक्षित रहे, पर सामने बैठा आदमी अपनी राख में भी उसकी रोशनी ढूंढ रहा था। बाहर से बूढ़ी फूला काकी की आवाज आई। वह अर्जुन को दूध देने आई थी, जो शायद किसी ने दान में दिया था। नंदिनी ने दरवाजा हटाया तो बूढ़ी औरत डर गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मैडम माफ करना, इसे रात में दवा के साथ कुछ चाहिए होगा। नंदिनी ने पूछा, तुम इसे कब से जानती हो? फूला काकी ने कहा, जेल से लौटने के बाद से। गांव ने इसे चोर कहा, पर मैंने इसकी आंखों में चोरी नहीं देखी। जिसने चोरी की होती वह दूसरों के बच्चों को मुफ्त दिए नहीं देता। जेल, यह शब्द नंदिनी के भीतर हथौड़े की तरह लगा। उसने अर्जुन की ओर देखा। तुम जेल में थे? अर्जुन ने बूढ़ी औरत को चुप रहने का संकेत किया, पर अब देर हो चुकी थी। नंदिनी ने कठोर स्वर में पूछा, किस मामले में? फूला काकी घबरा गई और बोली, हम गरीब लोग क्या जाने। मैडम, ठाकुर साहब के घर चोरी बताई गई थी, पर सब कहते थे मामला सीधा नहीं था। नंदिनी के कानों में ठाकुर का नाम गूंजा। वही घर जहां उसकी मां काम करती थी, वही परिवार जिसने कभी उसे खरीदना चाहा था। अर्जुन ने धीमे से कहा, फूला काकी आप जाइए। बूढ़ी औरत चली गई, पर उसके शब्द झोपड़ी में रह गए। नंदिनी के भीतर वर्षों पुरानी घटनाएं उलझने लगी। महेश सिंह की वह नजर, ठाकुर देवेंद्र का वह प्रस्ताव, मां की चुप्पी, अचानक आया बदनाम करने वाला समाचार और अर्जुन का गायब होना। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं थी या किसी ने उन्हें एक ही रस्सी में बांधकर उसके जीवन को घसीटा था?
उसका अधिकारी मन जाग चुका था, पर पत्नी का मन अभी भी खून बहा रहा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने पूछा। अर्जुन ने टूटी मुस्कान से कहा, कैसे बताता? जेल से चिट्ठी भेजी थी, जवाब नहीं आया। फिर सुना आप परीक्षा पास कर गई। लगा भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। नंदिनी का स्वर कांपा। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, जैसे यह अनुमान पहले से जानता हो, पर उसे प्रमाण में सुनना फिर भी दर्द दे रहा हो। शायद रास्ते में खो गई होगी, उसने कहा। नंदिनी ने तुरंत समझ लिया कि वह अब भी किसी का नाम बचा रहा था। रात पूरी उतर आई थी। झोपड़ी में दिए की लौ छोटी होती जा रही थी। नंदिनी ने डायरी अपने हाथ में कस ली। मैं यह ले जा रही हूं, उसने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। आप अधिकारी हैं, जो उचित लगे कीजिए। मैं अधिकारी बाद में हूं, नंदिनी कहना चाहती थी। पहले तुम्हारी पत्नी हूं। पर यह वाक्य उसके गले में अटक गया। इतने वर्षों का जहर एक क्षण में अमृत नहीं बन सकता था। उसने बस पूछा, तुमने मुझे नंदू कहना क्यों बंद कर दिया? अर्जुन ने बहुत देर बाद उत्तर दिया, क्योंकि वह नाम उस लड़की का था जिसके सपने अभी टूटे नहीं थे। मैं उसे अपनी टूटी हुई दुनिया में वापस नहीं बुलाना चाहता था। नंदिनी की आंखों से एक बूंद गिर पड़ी, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया। अर्जुन ने देखा पर अनदेखा कर दिया। इस अनदेखी में भी वही पुराना सम्मान था। उसने कभी उसके आंसुओं को तमाशा नहीं बनने दिया था। नंदिनी को अचानक याद आया, विवाह की पहली रात उसने कहा था कि रोना हो तो मेरे कंधे पर रोना, दुनिया के सामने नहीं। वह बाहर निकली तो सिपाही छतरियां खोले खड़े थे। रात की हवा में गंगा की नमी थी और दूर मंदिर से शंख की आवाज आ रही थी। नंदिनी ने पीछे मुड़कर झोपड़ी को देखा। भीतर अर्जुन दिए के सामने बैठा थी, जैसे कोई तपस्वी अपनी ही राख की रखवाली कर रहा हो। वह झोपड़ी अब उसे केवल गरीबी का घर नहीं लगी, वह एक गवाही थी जिसमें प्रेम, अन्याय, मौन और अपमान सब साथ रहते थे। उसे लगा इस अंधेरे में कोई बहुत बड़ा सच छिपा है। दफ्तर लौटकर उसने पुरानी फाइल मांगी। रिकॉर्ड रूम का बाबू धूल से भरी गठरी लेकर आया। फाइल के ऊपर लिखा था, राज्य बनाम अर्जुन कुमार, चोरी और हमला। नंदिनी ने उसे खोला। कागजों की गंध में सीलन और झूठ मिला हुआ था। शिकायतकर्ता महेश सिंह, जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रणवीर राणा, गवाह 2 नौकर, बरामदगी नकली, हस्ताक्षर अस्पष्ट। उसने एक पन्ने पर अर्जुन का अंगूठा देखा और उसी क्षण उसकी स्मृति में अर्जुन की लिखावट चमकी। हारना मना है। फाइल में सजा का उल्लेख था, पर कई पन्ने गायब थे। जमानत आवेदन नहीं, जेल से भेजी चिट्ठियों का कोई रिकॉर्ड नहीं, न मेडिकल रिपोर्ट, न जब्ती की ठीक सूची। नंदिनी की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। यदि यह सच था तो 7 साल पहले केवल एक गरीब पति को नहीं कुचला गया था। एक स्त्री का विश्वास, एक विवाह, एक मां की आशा और न्याय की पूरी आत्मा को बेचा गया था। उसने घंटी बजाई और आदेश दिया, कल सुबह इंस्पेक्टर राणा की पूरी सेवा फाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। रात के अंतिम पहर वह अकेली बैठी रही। मेज पर अर्जुन की डायरी खुली थी। एक पन्ने पर लिखा था, अगर नंदू कभी लौटे और मुझे गलत समझे तो भी उसे दोष मत देना। प्रभु, उसे सच से ज्यादा शक्ति देना। नंदिनी ने पन्ने पर हाथ रखा और पहली बार उसके भीतर का क्रोध अपनी ही राख में बैठ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। गंगा अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसकी धारा सुनाई दे रही थी। शायद सत्य भी ऐसा ही होता है, दिखता देर से है, बहता लगातार रहता है। 7 साल पहले शिवपुर की सुबहें इतनी कठोर नहीं लगती थी, क्योंकि नंदिनी के भीतर तब उम्मीद की छोटी लौ जलती थी। गंगा किनारे धुंध उतरती, मंदिर की घंटियां बजती और मिट्टी के घरों से उठता धुआं आकाश में गरीबों की थकी प्रार्थना जैसा फैल जाता। नंदिनी अपनी मां कमला के साथ ठाकुर देवेंद्र सिंह की हवेली तक जाती, जहां मां बर्तन मांजती और वह बरामदे के कोने में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ती। हवेली की संगमरमर की फर्श पर उसके नंगे पांव हमेशा अपनी औकात याद करते रहते थे। कमला देवी ने जीवन भर सिर झुकाकर काम किया था, पर बेटी की आंखों में सिर उठाकर जीने का स्वप्न रखा था। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी जानती थी कि अक्षर किसी गरीब की किस्मत बदल सकते हैं। नंदिनी जब अंग्रेजी के कठिन शब्द रटती तो कमला दीवार के पास बैठकर चुपचाप उसे देखती, जैसे कोई भूखी मां बच्चे को दूध पीते देखकर तृप्त हो जाए। ठाकुरानी उसे अक्सर ताना देती कि लड़की को इतना पढ़ाकर क्या कलेक्टर बनाओगी, लेकिन कमला केवल मुस्कुरा देती। हवेली का आंगन बड़ा था, पर वहां हवा भी जाती और पैसे के हिसाब से चलती थी।
ठाकुर देवेंद्र की आवाज सुनते ही नौकरों की रीढ़ झुक जाती। उनका बेटा महेश शहर से पढ़कर लौटा था, मगर उसकी आंखों में शिक्षा की रोशनी नहीं, सत्ता का नशा था। वह नंदिनी को देखते हुए अक्सर मुस्कुराता और वह मुस्कान नंदिनी के भीतर भय की ठंडी रेखा खींच देती। वह जानती थी गरीब लड़की की सुंदरता वरदान कम, खतरा अधिक होती है, खासकर ऐसे घरों में जहां शक्ति को अधिकार समझा जाता है। अर्जुन से उसकी पहली बात नदी किनारे हुई थी। वह मिट्टी लेने आया था और नंदिनी अपनी किताब छिपाकर रो रही थी क्योंकि महेश ने परीक्षा का फॉर्म फाड़ दिया था। अर्जुन ने कुछ पूछे बिना अपनी गीली हथेलियों से कागज के टुकड़े उठाए और कहा कि फटा हुआ फॉर्म सपना नहीं फाड़ सकता। नंदिनी ने पहली बार उसे ठीक से देखा। सांवला चेहरा, शांत आंखें, साधारण कपड़े, पर बातों में ऐसी सच्चाई कि दुख को सहारा मिल जाए। उसी दिन उनके बीच बिना नाम का विश्वास जन्मा। अर्जुन कुम्हारों की बस्ती का लड़का था। पिता बहुत पहले चले गए थे और मां सावित्री देवी ने चाक घुमाकर उसे पाला था। घर में गरीबी थी, पर अर्जुन के भीतर कोई कड़वाहट नहीं थी। वह मिट्टी को हाथ में लेकर कहता कि आदमी भी मिट्टी जैसा है, जिस हाथ में पड़े वैसा आकार पा लेता है। नंदिनी उसकी बातों पर हंसती, पर भीतर कहीं उसे लगता कि यह लड़का दुनिया की कठोरता से बड़ा है। वह पढ़ा लिखा कम था, पर मन से बहुत उजला था। धीरे धीरे अर्जुन नंदिनी की किताबों का रखवाला बन गया। जब वह ठाकुर की हवेली से लौटती तो रास्ते में पीपल के नीचे उसे पानी देता, कभी पुरानी कॉपी ला देता, कभी शहर से बची हुई परीक्षा पत्रिका। उसने अपने ग्राहक से मिले अखबार संभाल कर रखे ताकि नंदिनी उनमें से देश दुनिया पढ़ सके। नंदिनी पहले संकोच करती, फिर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। उनके बीच प्रेम किसी मेले की ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी सहायता, साझा मौन और गरीबी की धूप में पके विश्वास से उगा। कमला ने यह सब देखा था और उनकी मां की आंखें बेटी का मन पढ़ने में कभी धोखा नहीं खाती थी। एक शाम उन्होंने नंदिनी से पूछा कि अर्जुन अच्छा लड़का है क्या? नंदिनी लाल पड़ गई और कुछ न बोली। कमला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि गरीब घर में बेटी की शादी केवल रस्म नहीं, सुरक्षा भी होती है, लेकिन सुरक्षा उसी में है जो सम्मान दे, धन में नहीं। उस रात नंदिनी देर तक जागती रही। बाहर चंद्रमा था, भीतर अर्जुन की शांत आंखें। जब ठाकुर देवेंद्र को यह खबर मिली कि नंदिनी और अर्जुन का नाम साथ लिया जा रहा है, हवेली का वातावरण बदल गया। महेश ने कमला को बुलाकर पूछा कि उनकी बेटी की इतनी हिम्मत कैसे हुई। कमला कांपती रही, पर बोली कि बेटी कोई वस्तु नहीं है। यह वाक्य सुनते ही ठाकुर का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। अगले दिन कमला को काम से निकाल दिया गया। गांव में अफवाह फैलाई गई कि नंदिनी चरित्रहीन है। गरीब की इज्जत पर कीचड़ फेंकना सबसे आसान हथियार होता है। अर्जुन ने उसी शाम नंदिनी के घर आकर कमला के सामने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा कि उसके पास जमीन कम है, धन नहीं है, पर वह नंदिनी का सिर कभी झुकने नहीं देगा। कमला की आंखों में आंसू आ गए। सावित्री देवी पहले विरोध करती रहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि ठाकुर से बैर लेकर उनका घर जलेगा, मगर अर्जुन अड़ गया। उसने कहा कि जिस लड़की का अपमान पूरे गांव में किया गया है, उसे अकेला छोड़ना पाप होगा। प्रेम ने उसी दिन कर्तव्य का रूप ले लिया। उनकी शादी बहुत छोटी थी। मंदिर के आंगन में पीले फूल, उधार की साड़ी, मिट्टी का दीपक और कुछ गिने चुने लोग। पंडित ने मंत्र पढ़े तो हवा में घी की नहीं, गरीबों की सांसों की गंध थी। अर्जुन ने जब नंदिनी के गले में मंगलसूत्र डाला तो उसकी उंगलियां कांप रही थीं। नंदिनी ने अग्नि के सामने मन ही मन प्रण किया कि वह इस आदमी की गरीबी से कभी शर्मिंदा नहीं होगी। अर्जुन ने प्रण किया कि वह उसकी आंखों की रोशनी कभी बुझने नहीं देगा। विवाह के बाद नंदिनी कुम्हारों की बस्ती में आ गई। घर छोटा था, दीवारों में दरारें थीं, छत बरसात में टपकती थी, पर उसमें अपनापन था। सुबह सावित्री देवी चाक संभालती, अर्जुन बाजार जाता और नंदिनी घर के काम के बाद किताबें खोलती। पड़ोस की औरतें कहती कि नई बहू को इतना पढ़ना शोभा नहीं देता। कुछ पुरुष हंसते कि कुम्हार की बहू अफसर बनेगी। नंदिनी चुप रहती, पर अर्जुन हर ताने के बाद उसके सामने दिया जलाकर कहता कि अंधेरे को जवाब रोशनी देती है। धीरे धीरे घर की हालत और कठिन होने लगी। ठाकुर ने मिट्टी के बड़े ठेके दूसरे कुम्हारों को दिलवा दिए ताकि अर्जुन का काम बंद हो। बाजार में उसके घड़ों के दाम गिरा दिए गए। साहूकार पुराने कर्ज का ब्याज मांगने लगा। सावित्री देवी तानों में कहती कि पढ़ी लिखी बहू घर में रोटी नहीं बनाती, सपने बनाती है। नंदिनी का मन टूटता, पर अर्जुन रात को उसे चुपचाप गुड़ का टुकड़ा देता
और कहता कि मीठा थोड़ा हो तो भी हिम्मत का स्वाद बदल देता है। एक रात नंदिनी ने किताब बंद कर दी और कहा कि वह पढ़ाई छोड़ देगी। अर्जुन उस समय चाक पर अधूरा घड़ा बना रहा था। उसने हाथ रोक दिए और मिट्टी उसकी उंगलियों में ठहर गई। उसने पूछा कि क्या वह सचमुच हार मानना चाहती है या दूसरों की दया से थक गई है। नंदिनी रो पड़ी। उसने कहा कि पत्नी होकर पति को भूखा कैसे देखे। अर्जुन ने मिट्टी का घड़ा उठाकर दिखाया और बोला कि आग से गुजरने के बाद ही यह पानी रखने लायक बनता है। अर्जुन ने अगले ही सप्ताह शहर जाकर उसके लिए यूपीएससी की किताबें खरीदी। नंदिनी ने पूछा कि इतने पैसे कहां से आए। उसने हंसकर कहा कि पुराने घड़े अच्छे दाम में बिक गए। बाद में उसे पता चला कि अर्जुन ने अपने पिता की बची हुई चांदी की करधनी बेच दी थी, जिसे सावित्री देवी ने अंतिम निशानी की तरह संभाल रखा था। उस दिन नंदिनी को पहली बार त्याग का भय लगा। प्रेम सुंदर था, पर जब वह किसी की जड़ों को काटकर दूसरे को पंख देता है तब वह बहुत भारी हो जाता है। सावित्री देवी ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने अर्जुन को कुलघाती कहा, नंदिनी को मनहूस कहा और कई दिन तक उससे बात नहीं की। नंदिनी अपराध बोध से भर गई। वह उनके पैरों में बैठकर बोली कि वह सब लौटा देगी, बस पढ़ाई छोड़ देगी। सावित्री ने पैर खींच लिए, पर अर्जुन ने पहली बार मां से ऊंचे स्वर में कहा कि नंदिनी का सपना केवल उसका नहीं, पूरे घर का उद्धार है। घर में लंबा मौन छा गया। उसी मौन में संघर्ष की पहली स्पष्ट रेखा खिंच गई। दिल्ली जाने का विचार अर्जुन ने रखा। नंदिनी डर गई। गांव से बाहर वह कभी अकेली नहीं रही थी। दिल्ली उसके लिए भीड़, शोर, परायेपन और महंगे कमरों का नाम था। अर्जुन ने समझाया कि शिवपुर में रहकर वह केवल ताने पढ़ेगी, किताबें नहीं। उसने कहा कि वह यही मेहनत करेगा, पैसे भेजेगा और एक दिन जब नंदिनी अफसर बनकर लौटेगी तो वही लोग उसके सामने सिर झुकाएंगे। नंदिनी ने उसके चेहरे को देखा। उसमें अभिमान नहीं, विश्वास था, और विश्वास कभी कभी आदेश से भी शक्तिशाली होता है। पैसों के लिए अर्जुन ने अपनी 2 दुबली गायें बेच दी। वे गायें सावित्री देवी के लिए पशु नहीं, परिवार की आखिरी स्थिरता थी। जब खरीदार उन्हें ले गया, सावित्री ने आंगन में बैठकर सिर पीट लिया। नंदिनी उस दृश्य से भीतर तक टूट गई। अर्जुन ने भी रात में चुपके से रोया, पर सुबह उसने मुस्कुराकर कहा कि गायें जाएंगी तो नंदू की कलम दौड़ेगी। नंदिनी ने पहली बार उसे डांटा कि वह हर दुख को मजाक में क्यों बदल देता है। अर्जुन बोला, नहीं तो दुख हमें बदल देगा। ठाकुर देवेंद्र यह सब देख रहे थे। उन्हें गरीबों का उठना हमेशा विद्रोह लगता था। उन्होंने महेश से कहा कि अर्जुन को सबक सिखाना होगा, नहीं तो गांव की और लड़कियां भी सपने देखने लगेंगी। महेश के मन में नंदिनी के लिए अपमानित इच्छा थी और अर्जुन के लिए विष। उसने चाय की दुकान पर बैठकर अर्जुन को चोर, दलाल और पत्नी के कमाए नाम पर जीने वाला कहा। अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि ताकतवर का अपमान भी जाल होता है। छटपटाओ तो और फंसते हो। कमला अपनी बेटी के जाने से पहले उससे मिलने आई। उनके हाथ में कपड़े की पोटली थी, जिसमें 2 साड़ियां, तुलसी की माला और थोड़े सिक्के थे। उन्होंने नंदिनी से कहा कि पति का घर छोड़ना कठिन है, पर कभी कभी स्त्री घर बचाने के लिए घर से दूर जाती है। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि बेटा, तूने बेटी को पंख दिए हैं, भगवान तेरी मिट्टी को सोना करे। अर्जुन ने उनके पैरों को छूते हुए आंखें झुका लीं, क्योंकि वह अपनी नमी छिपाना चाहता था। दिल्ली जाने से एक रात पहले नंदिनी सो नहीं सकी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। छत से टपकती बूंदों के नीचे रखे बर्तन बीच बीच में बज उठते। अर्जुन ने उसके लिए पुराना बैग तैयार किया, किताबों को कपड़े में लपेटा और कॉपी के पहले पन्ने पर टेढ़े अक्षरों में लिखा, हारना मना है। नंदिनी ने पूछा कि अगर वह असफल हो गई तो। अर्जुन ने कहा कि प्रयास असफल हो सकता है, पर जो अपने लोगों के लिए उठता है वह कभी छोटा नहीं होता। सुबह बस अड्डे पर पूरा आकाश धूसर था। शिवपुर से दिल्ली जाने वाली पुरानी बस खड़खड़ा रही थी। नंदिनी ने नीली सूती साड़ी पहनी थी, माथे पर छोटा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। उसके हाथ अर्जुन की उंगलियों को छोड़ना नहीं चाहते थे। अर्जुन ने उसे कुछ नोट दिए जो उसकी मजदूरी और उधार का मिलाजुला दर्द थे। उसने कहा कि खर्च सोचकर करना, पर भूखी मत रहना। नंदिनी ने रोते हुए पूछा कि वह कब आएगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बहुत जल्दी, जब तुम मुझे बुलाओगी। बस में चढ़ते समय नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन भीड़ के बीच खड़ा था, भीगा हुआ, पर उसकी आंखें दिए की लौ जैसी स्थिर थीं। बस चली तो वह कुछ दूर तक साथ दौड़ा।
उसने हाथ उठाकर आवाज दी कि पढ़ना मत छोड़ना। नंदिनी ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, पर बस तेज हो गई। अर्जुन धुंधला पड़ता गया। उसे नहीं मालूम था कि वह दृश्य उसकी स्मृति में अंतिम उजली तस्वीर बन जाएगा और अगले 7 वर्षों तक वही तस्वीर उसके क्रोध और प्रेम के बीच फंसी रहेगी। दिल्ली ने नंदिनी का स्वागत किसी माँ की तरह नहीं, परीक्षा की तरह किया। तंग कमरा, साझा बाथरूम, महंगा किराया, अजनबी भाषा, लड़कियों से भरे हॉस्टल की फुसफुसाहटें और कोचिंग संस्थानों की चमकती दीवारें। वह कई रातें भूखी सोई, पर अर्जुन की लिखी पंक्ति उसे जगाए रखती। कभी कभी मनी ऑर्डर आता, कभी पत्र, कभी केवल 2 वाक्य की मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखना। वह हर पत्र को तकिए के नीचे रखती, जैसे पति की हथेली उसके सिर के पास रखी हो। उधर शिवपुर में अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे कठिन होती जा रही थी। सुबह वह ईंट भट्ठे पर काम करता, दोपहर में चाक घुमाता, शाम को बाजार में दिए बेचता। शरीर टूटता, पर वह हर महीने किसी तरह पैसे जोड़ता। सावित्री देवी का क्रोध अब चिंता में बदलने लगा था, मगर वह स्वीकार नहीं करती। गांव वाले पूछते कि बहू लौटेगी भी या अफसर बनकर पति को भूल जाएगी। अर्जुन हंसकर कहता कि वह लौटेगी तो सबके बच्चों के स्कूल खुलवाएगी। उसके विश्वास पर लोग हंसते, पर वह विश्वास से पीछे नहीं हटता। महेश ने एक दिन उसे रास्ते में रोका। उसके साथ 2 गुर्गे थे। उसने कहा कि नंदिनी को दिल्ली से वापस बुला ले, वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि जिसे पढ़ना है उसे कोई ठाकुर, कोई पति, कोई गांव रोक नहीं सकता। महेश ने उसे धक्का दिया, पर अर्जुन ने हाथ नहीं उठाया। वह जानता था कि गरीब की एक प्रतिरोधी मुट्ठी को अमीर लोग अपराध बना देते हैं। उस रात उसने नंदिनी को पत्र लिखा, पर धमकी का उल्लेख नहीं किया। उसने केवल लिखा कि पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर धीरे धीरे पत्रों का रास्ता बदल गया। नंदिनी ने लिखा कि उसे अर्जुन की याद आती है, पर उसके उत्तर कम होने लगे। कभी पैसा आता, पर पत्र नहीं। कभी पत्र आता, पर उसमें केवल 2 पंक्तियां। वह समझती रही कि काम की थकान होगी। अर्जुन समझता रहा कि शहर की पढ़ाई ने उसे व्यस्त कर दिया होगा। दोनों के बीच दूरी नहीं, किसी तीसरे हाथ की छाया थी, जो शब्दों को पकड़कर मरोड़ रही थी। प्रेम में सबसे भयावह शत्रु वह होता है जो चुपचाप संदेशों के बीच बैठ जाता है। आखिरी पत्र में अर्जुन ने लिखा था कि यदि कभी कोई बुरी खबर मिले तो तुरंत विश्वास मत करना। नंदिनी ने उस वाक्य को कई बार पढ़ा, पर अर्थ नहीं समझी। उसी सप्ताह उसकी प्रारंभिक परीक्षा थी। उसने मन को मजबूत किया, दिन रात पढ़ी और परीक्षा देकर लौटी तो हॉस्टल के दरवाजे पर गांव से आया एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर दया और उत्सुकता का मिलाजुला भाव था। उसने कहा कि अर्जुन घर का पैसा लेकर भाग गया। नंदिनी के कानों में दिल्ली का सारा शोर अचानक शून्य हो गया। उस रात नंदिनी ने अर्जुन का वह आखिरी पत्र जलाया नहीं, पर अपने भीतर कुछ जला दिया। उसे लगा कि उसके विश्वास की हड्डियां टूट गई हैं। उसने रोते रोते मां को पत्र लिखा, पर उत्तर देर से आया। कमला ने लिखा कि बेटी सच को जल्दी मत मानना, पर पत्र की लिखावट कांप रही थी। नंदिनी को यह भी नहीं पता था कि शिवपुर में उसी समय एक दूसरा नाटक खेला जा रहा था। ठाकुर की हवेली में झूठ की पटकथा लिखी जा चुकी थी और अर्जुन उस कथा का सबसे अकेला पात्र बनने वाला था। शिवपुर में उस समय शाम ऐसे उतर रही थी जैसे किसी ने गांव के ऊपर धीरे धीरे अपराध की काली चादर फैला दी हो। ठाकुर देवेंद्र सिंह की हवेली रोशन थी, पर भीतर बैठे लोगों के चेहरे अंधेरे से बने लगते थे। महेश बार बार आंगन में टहल रहा था। उसके जूतों की आवाज संगमरमर पर कठोर पड़ती थी। इंस्पेक्टर रणवीर राणा भारी मूछों के नीचे पान दबाए बैठा था। सामने चांदी की थाली में नोट रखे थे और न्याय पहली बार उसी थाली में बिकने को तैयार पड़ा था। ठाकुर ने धीमे स्वर में कहा कि गरीब आदमी को खत्म करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, बस उसकी इज्जत छीन लो। महेश की आंखों में जलन थी। उसे यह अपमान सहन नहीं था कि जिस लड़की को वह अपने घर की दहलीज पर झुका देखना चाहता था, वही अर्जुन जैसे कुम्हार की पत्नी बनकर दिल्ली में अफसर बनने का सपना देख रही थी। राणा ने नोटों पर हाथ फेरते हुए पूछा कि आरोप क्या रखना है। ठाकुर ने हुक्का खींचा और बोला, चोरी, हमला और भागने की कोशिश, सब एक साथ। उसी रात हवेली के पुराने कमरे से नकदी और गहनों का छोटा संदूक गायब दिखाया गया। गवाह पहले से चुने जा चुके थे। 2 नौकरों को शराब, पैसा और डर तीनों दे दिए गए।
गांव के डाकिये को भी समझा दिया गया कि अर्जुन के घर आने जाने वाली चिट्ठियां पहले हवेली में दिखाई जाएंगी। झूठ की तैयारी इतनी सावधानी से हुई कि सच कहीं दूर बैठा रोता रहा। गरीब आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा उसका अपराध नहीं, बल्कि अमीर आदमी की कहानी होती है, जिसे लोग बिना पढ़े मान लेते हैं। अगली सुबह जब अर्जुन भट्टे से लौटा तो उसके आंगन में पुलिस खड़ी थी। सावित्री देवी घबराकर दरवाजे से चिपकी थीं। पड़ोसी दीवारों के पीछे से झांक रहे थे। राणा ने बिना नमस्कार, बिना प्रश्न, सीधे अर्जुन की बांह पकड़ ली। आरोप सुनकर अर्जुन पहले तो समझ ही नहीं पाया। उसने कहा कि वह रात भर मजदूरी पर था, कई लोग गवाही देंगे। राणा हंसा और बोला कि गरीब की गवाही गरीब जितनी ही सस्ती होती है। फिर उसने अर्जुन को धक्का देकर जीप में बैठा दिया। सावित्री देवी पुलिस जीप के पीछे दौड़ी। उनका आंचल गिर गया, चप्पल टूट गई, पर वह चिल्लाती रहीं कि मेरा बेटा चोर नहीं है। किसी ने उनका साथ नहीं दिया जिन्हें अर्जुन ने उधार में घड़े दिए थे। वे भी आंखें फेरकर खड़े रहे। ठाकुर की हवेली से निकली अफवाह ने पूरे गांव का साहस खा लिया था। अर्जुन ने जीप से मां को देखा और केवल इतना कहा कि नंदिनी को खबर मत देना। उसकी आवाज में अपने लिए भय नहीं, पत्नी के सपने को बचाने की बेताब विनती थी। थाने में अर्जुन से पहले उसका नाम छीना गया। राणा ने उसे कुम्हार, चोर, नीच और औरत के पीछे पागल जैसे शब्दों से पुकारा। हर अपमान के बाद वह एक ही बात कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया। जब कागज पर अंगूठा लगाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। तब लाठी उठी। पहली चोट पीठ पर पड़ी, दूसरी कंधे पर, तीसरी उस हाथ पर जिससे वह मिट्टी को आकार देता था। उस दिन अर्जुन ने जाना कि कानून का डंडा जब बिक जाए तो गरीब की हड्डियां ही अदालत बनती हैं। दोपहर तक उसे बंद कमरे में रखा गया। राणा बार बार पूछता कि नंदिनी कहाँ है, उससे कब बात हुई, उसके पास कितने पैसे भेजे। अर्जुन समझ गया कि मामला केवल चोरी का नहीं है, कोई नंदिनी तक पहुंचना चाहता है, उसके सपने को तोड़ना चाहता है। जब महेश भीतर आया तो सच पूरी तरह स्पष्ट हो गया। उसने अर्जुन के सामने कुर्सी खींचकर कहा कि पत्नी को वापस बुला ले, बयान बदल देंगे। अर्जुन ने सूजे होठों से मुस्कुराते हुए कहा कि वह अब मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी प्रार्थना है। महेश का चेहरा हिंसा से भर उठा। उसने अर्जुन की ठोड़ी पकड़कर कहा कि प्रार्थनाएं भी मंदिर बदल देती हैं जब चढ़ावा बड़ा हो। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि नंदिनी बिकने वाली वस्तु नहीं है। इसके बाद जो हुआ वह किसी कागज में कभी दर्ज नहीं हुआ। लाठियां चली, पानी डाला गया, फिर चोटें दी गईं। अर्जुन बेहोशी और होश के बीच केवल एक नाम दोहराता रहा, नंदू। मगर जब उससे लिखवाया गया तब उसने अपने दर्द को निगलकर केवल इतना लिखा कि वह ठीक है, पढ़ाई मत छोड़ना। वे पत्र कभी दिल्ली नहीं पहुंचे। डाकिया हर हफ्ते हवेली में जाकर लिफाफे छोड़ देता। ठाकुर उन्हें खोलकर पढ़ता, कभी हंसता, कभी चुपचाप आग में डाल देता। जो मनी ऑर्डर अर्जुन ने भेजे थे वे भी कुछ महीनों तक अलग नाम से भेजे गए ताकि नंदिनी को संदेह न हो। राणा ने जेल रिकॉर्ड में चिट्ठियों का उल्लेख मिटा दिया। इंसान जब दूसरों का भाग्य काटता है तो उसे लगता है कि वह ईश्वर से तेज है, पर कर्म अपनी रफ्तार में चलता है और उसका लेखा बहुत शांत हाथों से बनता है। दिल्ली में नंदिनी उन दिनों अपने कमरे की छत घूरते हुए रातें काटती थी। आखिरी पत्र के बाद अचानक चुप्पी ने उसे भीतर से खोखला कर दिया। उसने कई पत्र लिखे पर कोई उत्तर नहीं आया। फिर गांव से आए आदमी ने कहा कि अर्जुन चोरी कर भाग गया। उसने यह भी जोड़ा कि किसी मेले वाली औरत के साथ देखा गया था। बात इतनी गंदी थी कि नंदिनी ने पहले विश्वास नहीं किया, पर जब मां का पत्र भी डरा हुआ आया और अर्जुन का कोई उत्तर न आया तो उसके मन की दीवारें गिरने लगीं। कमला देवी सत्य जानना चाहती थी। उन्होंने सावित्री से मिलने की कोशिश की, पर ठाकुर के आदमियों ने रास्ता रोक लिया। उन्हें कहा गया कि बेटी को समझाओ, वरना उसकी बदनामी दिल्ली तक भेज दी जाएगी। कमला ने रोते हुए ठाकुर के सामने हाथ जोड़े कि गरीबों पर दया करो। ठाकुर ने उत्तर दिया कि गरीबों को दया नहीं, सीमा में रहना सीखना चाहिए। लौटते समय कमला की आंखों में भय था, पर मन में आग भी थी। उन्होंने नंदिनी को पत्र लिखकर कहा कि जल्दी किसी बात पर विश्वास मत करना। वह पत्र भी देर से पहुंचा और तब तक नंदिनी की प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उसकी तैयारी डगमगाने लगी। वह किताब खोलती तो अक्षरों के बीच अर्जुन का चेहरा उभर आता। वह सोचती कि यदि वह सचमुच निर्दोष था तो चुप क्यों है, यदि दोषी था तो उसका प्रेम क्या था।
कमरे की दूसरी लड़कियां उसे समझाती कि गांव के पुरुष ऐसे ही होते हैं, पत्नी पढ़ने लगे तो जलने लगते हैं। नंदिनी चुप रहती, पर भीतर कोई अंतिम विश्वास रोज थोड़ा थोड़ा मरता था। जेल की अंधेरी कोठरी में अर्जुन को पहली बार पता चला कि उसके नाम पर कहानी गांव से दिल्ली भेजी जा चुकी है। एक नए कैदी ने बताया कि लोग कह रहे हैं वह पैसे लेकर भागने वाला था। पकड़ लिया गया। अर्जुन ने दीवार से सिर लगा लिया। उसे अपनी चोटों से अधिक यह डर लगा कि नंदिनी अब उसे किस रूप में देखेगी। उसने जेलर से चिट्ठी भेजने की विनती की। जेलर ने पैसे मांगे। अर्जुन के पास कुछ नहीं था। उसने अपनी कलाई का लाल धागा उतार कर दिया, पर उस धागे की कोई कीमत नहीं लगी। सावित्री देवी कई बार थाने और अदालत के चक्कर लगाती रहीं। हर जगह उनसे कागज, गवाह, फीस और झूठ की भाषा मांगी गई। वह गरीब बूढ़ी औरत यह सब कहां से लाती? एक वकील ने कहा कि ठाकुर से समझौता कर लो। दूसरे ने कहा कि बेटे ने गलती की होगी। गरीब लोग भूख में चोरी कर लेते हैं। सावित्री का मन अपने बेटे पर विश्वास करता था, पर समाज की लगातार आवाजें विश्वास को भी बीमार कर देती हैं। वह घर लौटकर चाक के पास बैठती और मिट्टी गूंथते गूंथते रो पड़ती। अर्जुन पर मुकदमा तेज चला, क्योंकि गरीब के खिलाफ न्याय हमेशा फुर्तीला हो जाता है। महेश ने बयान दिया कि उसने अर्जुन को संदूक उठाते देखा। नौकरों ने सिर झुकाकर वही दोहराया। राणा ने बरामदगी दिखाई, जिस पर अर्जुन ने चीखकर कहा कि यह झूठ है। मजिस्ट्रेट ने उसकी चोटों पर ध्यान नहीं दिया। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी हिंसक प्रवृत्ति का है। अर्जुन ने केवल एक विनती की कि उसकी पत्नी को न बुलाया जाए, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। अदालत ने इस विनती को अपराधी की चाल समझकर दर्ज किया। सजा सुनाई गई तो अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे जीवन की पूरी मिट्टी अचानक सूखकर बिखर गई हो। बाहर सावित्री देवी जमीन पर बैठ गई। महेश ने मुस्कुराकर पान थूका। राणा ने फाइल बंद की। उसी शाम अर्जुन ने जेल की पहली रात में अपनी हथेली दीवार पर रखी और मन ही मन नंदिनी से कहा कि मुझे चोर समझ लेना, पर अपने सपने को मत छोड़ना। प्रेम कभी कभी इतना असहाय हो जाता है कि वह अपनी बदनामी को भी प्रिय की ढाल बना लेता है। दिल्ली में कुछ महीनों बाद नंदिनी को मुख्य परीक्षा में बैठना था। उसी बीच कमला गंभीर रूप से बीमार पड़ी। किसी ने ठीक खबर नहीं भेजी। जब सूचना मिली, नंदिनी भागकर शिवपुर आई, पर मां की चिता की राख ठंडी हो चुकी थी। गांव वालों ने आंखों में दया रखी, पर जीभ पर फुसफुसाहट थी कि पति भागा मां गई। अब लड़की का क्या होगा? नंदिनी ने श्मशान की मिट्टी मुट्ठी में लेकर प्रण किया कि वह रोएगी नहीं। उसे तब भी नहीं मालूम था कि कमला की बीमारी भय, अपमान और अनकहे सत्य से पैदा हुई थी। मां की मृत्यु ने उसे भीतर से पत्थर बना दिया। वह अर्जुन के घर गई, पर दरवाजे पर ताला था। सावित्री कहीं रिश्तेदारों के यहां चली गई थी, क्योंकि गांव का अपमान और कर्ज उन्हें खा रहे थे। किसी ने बताया कि अर्जुन जेल में है। किसी ने कहा कि जेल से छूटकर भाग जाएगा। किसी ने कहा कि उसने अपराध स्वीकार किया है। नंदिनी ने सत्य जानने की कोशिश की, पर हर रास्ता या तो बंद था या गंदे इशारों से भरा। अंत में उसने लौटकर अपनी किताबों में चेहरा छिपा लिया। उसी रात उसने अपना सिंदूर पोंछ दिया, पर मंगलसूत्र नहीं उतारा। वह नहीं जानती थी कि यह प्रेम था, क्रोध था या अधूरी प्रतीक्षा। उसने अर्जुन को पत्र लिखा, जिसमें केवल एक प्रश्न था कि क्यों। पत्र वापस आ गया, पते पर प्राप्तकर्ता नहीं। यह झूठ भी राणा के तंत्र ने रचा था। नंदिनी ने उस लौटे लिफाफे को देर तक देखा, फिर उसने उसे किताब में रख दिया। उसके बाद उसने अपने हृदय का दरवाजा बंद कर दिया और दिन रात पढ़ाई को युद्ध बना लिया। अर्जुन जेल में हर खबर टुकड़ों में पाता था। किसी ने बताया कि नंदिनी परीक्षा दे रही है। किसी ने कहा कि उसकी मां मर गई। यह सुनकर वह पूरी रात कोठरी के कोने में बैठा रहा। कमला ने उसे बेटा कहा था और वह उनके अंतिम समय में कुछ भी न कर सका। उसे लगा कि वह पति भी हार गया, बेटा भी, इंसान भी। पर सुबह उसने आंखें पोंछी और जेल के काम पर चला गया। टूटे हुए आदमी भी कभी कभी दूसरों के सपनों के लिए सांस लेते रहते हैं। जेल में एक बूढ़ा कैदी रहीम चाचा था, जो कभी स्कूल शिक्षक रहा था। उसने अर्जुन की चुप्पी में सच पहचाना। वह उसे कागज के छोटे टुकड़ों पर लिखना सिखाता, अंग्रेजी के शब्द पूछता और कहता कि जिसकी पत्नी अफसर बनेगी, उसे अपना नाम साफ लिखना आना चाहिए। अर्जुन मुस्कुराता, फिर नंदिनी की पुरानी कॉपी को याद करता। उसने जेल की मिट्टी से छोटे गणेश बनाना शुरू किया। कैदी उन्हें पूजा में रखते। किसी ने पूछा कि बेचोगे नहीं? उसने कहा कि कुछ चीजें बिकें तो पाप लगता है।
साल बीतते गए। नंदिनी ने परीक्षा पास की, प्रशिक्षण के लिए चली गई और धीरे धीरे उसकी पहचान एक कठोर, अनुशासित, न्यायप्रिय अधिकारी के रूप में बनने लगी। लोग कहते कि वह निजी जीवन की आग से बनी है। वह किसी भ्रष्टाचार को सहन नहीं करती, किसी स्त्री की शिकायत को हल्का नहीं मानती, किसी गरीब की आवाज को फाइल में दबने नहीं देती। पर रात को जब कमरे में अकेली होती तो कभी कभी उसके हाथ अनायास गले के खालीपन पर जाते। मंगलसूत्र उसने एक डिब्बे में बंद कर दिया था, पर स्मृति से नहीं निकाल सकी। अर्जुन जब जेल से छूटा तो उसके पास लौटने को घर नहीं था। जमीन कर्ज में चली गई, चाक टूट चुका था, सावित्री देवी बीमार और कठोर मौन में डूबी थी। गांव ने उसे चोर कहा, बच्चों ने पत्थर फेंके, दुकानदार ने उधार बंद कर दिया। उसने दिल्ली जाने का विचार कई बार किया, पर हर बार रुक गया। उसे लगा नंदिनी अब ऊंची दुनिया में है, उसकी छाया बनकर जाना उसके माथे पर पुराना कलंक लगा देगा। उसने तय किया कि वह दूर रहेगा, पर उसका आशीर्वाद दूर से देगा। उसने नदी किनारे झोपड़ी बना ली, मिट्टी फिर गूंथी, छोटे दिए बनाए और रात को मंदिर के बाहर बैठने लगा। जो कमाता थोड़ा खाता, थोड़ा दवा में खर्च करता, थोड़ा अनाथ बच्चों को दे देता। उसकी माँ कुछ समय बाद उसे छोड़कर चली गई। उनकी अंतिम सांस में भी एक प्रश्न था कि बेटा सच कब बोलेगा। अर्जुन ने उनके पांव पकड़कर कहा था कि जब सच से नंदिनी टूटेगी नहीं तब, पर सच की उम्र कौन जानता है। कभी कभी वह देर से आता है और तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। ठाकुर की हवेली में महेश ने राजनीति पकड़ ली, राणा पदोन्नति पाकर और शक्तिशाली हो गया। गांव ने इस झूठ को इतिहास मान लिया कि अर्जुन चोर था और नंदिनी भाग्य से अफसर बनी। किसी ने त्याग का नाम नहीं लिया, क्योंकि त्याग गरीब आदमी करे तो वह कहानी नहीं बनता, आदत मान लिया जाता है। पर गंगा सब देखती रही। हर दिया जो अर्जुन उसके किनारे जलाता मानो बहते जल से कहता कि मैंने प्रेम को कलंक बनने दिया, पर उसके सपने को मरने नहीं दिया। फिर एक दिन खबर आई कि नई आईपीएस अधिकारी जिले में आ रही हैं। नाम नंदिनी शर्मा है। यह सुनते ही अर्जुन की उंगलियों से आधा बना दिया गिरकर टूट गया। उसने सोचा भाग जाए, फिर सोचा कहां जाएगा। पूरी जिंदगी तो वह उसी से दूर रहने के लिए भटका था। उस रात उसने पुराने संदूक से उसकी किताबें निकाली, धूल साफ की और देर तक उन्हें देखता रहा। वह जानता था कि सुबह शायद उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन इस बार परीक्षा नंदिनी की नहीं, सत्य की थी। सुबह होते ही नंदिनी ने दफ्तर की खिड़कियां खुलवा दी, जैसे वह कमरे में जमा सीलन के साथ 7 साल का झूठ भी बाहर फेंक देना चाहती हो। मेज पर अर्जुन की फाइल, डायरी और अस्पताल की रिपोर्ट रखी थी। बाहर बरामदे में फरियादी बैठे थे, पर उसके भीतर सबसे बड़ा फरियादी उसका अपना अतीत था। उसने चाय को हाथ नहीं लगाया। हर कागज पर नजर जाते ही उसे अर्जुन की झुकी पीठ दिखती, जिस पर कानून के नाम पर पड़े निशान अब भी चुपचाप गवाही दे रहे थे। राणा की सेवा फाइल आई तो उसके साथ एक अजीब बेचैनी भी कमरे में दाखिल हुई। नाम था रणवीर प्रताप राणा, नियुक्ति साधारण, पदोन्नतियां असाधारण। हर संवेदनशील मामले में ठाकुर परिवार के पक्ष में चमत्कारिक तत्परता। कई शिकायतें थीं, मगर हर शिकायत जांच से पहले ही बंद कर दी गई थी। नंदिनी ने पन्ने पलटे तो पाया कि अर्जुन वाले मामले के बाद राणा को विशेष प्रशंसा मिली थी। अपराधी गरीब था, शिकायतकर्ता ठाकुर था और पुरस्कार कानून के रखवाले को मिला था। डीएसपी मिश्रा ने सावधानी से कहा कि मैडम, पुराने मामलों में हाथ डालना आसान नहीं होता। कुछ नाम बहुत बड़े हैं और गांवों में शांति बनाए रखना भी प्रशासन का हिस्सा है। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आग शांत थी, इसलिए और डरावनी थी। उसने पूछा कि शांति किसे कहते हैं, जब निर्दोष चुप रहे और दोषी पूजा जाए। मिश्रा ने सिर झुका लिया। वह समझ गया कि यह अधिकारी केवल फाइल बंद करने नहीं, फाइल के भीतर दफन सांस सुनने आई है। नंदिनी ने सबसे पहले जेल रिकॉर्ड मंगवाया। धूल से भरे रजिस्टर, आधे फटे पन्ने और पुराने बाबुओं की लापरवाही में छिपे कुछ निशान सामने आने लगे। अर्जुन के नाम के सामने प्रवेश तिथि थी, रिहाई तिथि थी, पर मुलाकातों का विवरण लगभग खाली था। एक कोने में हल्की पेंसिल से किसी ने पत्र रोका गया जैसा कुछ लिखा था, फिर उसे काट दिया गया था। नंदिनी ने लेंस मंगवाया। कटा हुआ शब्द कभी कभी साफ लिखे झूठ से अधिक बोलता है। यह उसने प्रशिक्षण में सीखा था। उसने पुराने जेल वार्डर को बुलवाया, जो अब सेवानिवृत्त होकर कस्बे में दवा की छोटी दुकान चलाता था। वह बूढ़ा पहले डरता रहा,
फिर नंदिनी की वर्दी से अधिक उसकी आंखों में ईमानदारी देखकर बोल पड़ा। उसने बताया कि अर्जुन बहुत शांत कैदी था, किसी से लड़ता नहीं था, बस पत्र लिखता था। कई बार पत्र जेल से निकले ही नहीं, क्योंकि ऊपर से आदेश था। ऊपर कौन था, इस प्रश्न पर बूढ़े ने होंठ भींच लिए। भय की जड़ें पेंशन से भी गहरी होती हैं। नंदिनी ने उसे पानी दिया और कहा कि सच बोलना किसी पर एहसान नहीं, अपनी आत्मा पर दया है। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने धीमे से राणा का नाम लिया, फिर कहा कि ठाकुर के आदमी आते थे। वे पत्र देखते, कुछ रख लेते, कुछ फाड़ देते। एक पत्र में अर्जुन ने अपनी पत्नी को लिखा था कि वह चोर नहीं है, पर उसे लौटना नहीं चाहिए। नंदिनी के हाथों की नसें तन गईं। कमरे में बैठी अधिकारी स्थिर रही, पर भीतर की पत्नी उस फटे पत्र की राख में बैठकर रो उठी। उस शाम वह अकेली अर्जुन की झोपड़ी की ओर गई। इस बार गाड़ी दूर रुकवाई, ताकि पुलिस का शोर उसके प्रश्नों को डरा न दे। नदी के किनारे हल्की हवा थी और अर्जुन मिट्टी गूंथ रहा था। उसकी उंगलियां कमजोर थीं, फिर भी वे मिट्टी को सहलाते हुए आकार दे रही थी। नंदिनी ने देखा कि टूटे हुए आदमी भी किसी और चीज को पूरा बना सकते हैं। अर्जुन ने उसे आते देखा तो उठने लगा, पर उसने हाथ से रोक दिया। उनके बीच आज आदेश नहीं, थका हुआ सत्य खड़ा था। तुम्हारे पत्र रोके गए थे, नंदिनी ने कहा। अर्जुन ने हाथ की मिट्टी पानी में धोई, पर चेहरा नहीं धोया। शायद कुछ दाग पानी से नहीं जाते। उसने शांत स्वर में कहा, हो सकता है नहीं। हुआ था, वह बोली। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अब जानकर क्या बदलेगा? नंदिनी के भीतर फिर क्रोध उठा। मेरी जिंदगी बदलेगी, तुम्हारी इज्जत बदलेगी, मेरी मां की मौत का अर्थ बदलेगा। अर्जुन ने मां का नाम सुनते ही आंखें बंद कर ली। यही उसकी सबसे गहरी चोट थी। अर्जुन ने बहुत धीमे कहा कि कमला मां को बचा नहीं सका। यह पाप उसे हर रात जगाता है। नंदिनी का गला भर आया, पर उसने अपने स्वर को संभाला। उसने पूछा कि क्या वह ठाकुर के दबाव को पहले से जानता था। अर्जुन ने सीधे उत्तर देने के बजाय मिट्टी का अधूरा दिया उठाया। बोला, जब हाथ बड़ा हो और मिट्टी छोटी, तो आकार मिट्टी नहीं चुनती। नंदिनी ने दिया उसके हाथ से ले लिया। मैं मिट्टी नहीं हूं अर्जुन, और तुम भी नहीं थे। उसने उसे बताया कि वह मामला फिर खोलेगी। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि इससे तूफान उठेगा। नंदिनी ने पहली बार उसके सामने कठोरता छोड़ दी। बोली, तूफान तो 7 साल पहले उठा था अर्जुन, फर्क इतना है कि तब मैं अंधी थी। उसके मुंह से अर्जुन बिना पद, बिना दूरी के निकला। अर्जुन ने जैसे उस नाम को सुनकर सांस रोक ली। 7 साल की सूखी भूमि पर एक बूंद गिरी थी, लेकिन वह बूंद आनंद से अधिक पीड़ा लेकर आई थी। अगले दिन नंदिनी ने ठाकुर देवेंद्र सिंह की हवेली पर निरीक्षण के नाम से दस्तक दी। हवेली अब भी वैसी ही थी। ऊंचे फाटक, संगमरमर, पीतल की घंटियां, महंगे पर्दे और भीतर छिपा हुआ सड़ा अहंकार। देवेंद्र सिंह बूढ़ा हो चुका था, पर आवाज में वही आदेश था। उसने नंदिनी का स्वागत किया जैसे कभी उसने उसकी मां को रसोई के बाहर खड़ा रखा ही न हो। महेश सफेद कुर्ते में मुस्कुराता खड़ा था। उस मुस्कान में पुराना विष अब भी चमक रहा था। बेटी जैसी हो तुम, ठाकुर ने कहा। नंदिनी ने कुर्सी पर बैठते हुए सीधा उत्तर दिया, कानून की नजर में मैं केवल अधिकारी हूं। कमरे की हवा बदल गई। उसने पुराने चोरी मामले के बारे में पूछा। महेश हंसा और बोला कि मैडम, एक छोटे चोर के लिए इतना समय क्यों बर्बाद करना? नंदिनी ने फाइल खोली और पूछा कि बरामद गहनों की सूची पर 2 अलग-अलग स्याहियां क्यों हैं? राणा तबादले पर जिला मुख्यालय में था, पर उसकी छाया उस कमरे में तुरंत भारी हो उठी। महेश ने बात घुमाने की कोशिश की। उसने विकास, दान, मंदिर निर्माण और चुनावी कामों की बातें शुरू की। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा कि धर्मशाला बनवाने से पाप का हिसाब खत्म नहीं होता। ठाकुर का चेहरा सख्त हो गया। उसने संकेतों में याद दिलाया कि उसकी मां कभी इस घर में काम करती थी। नंदिनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हाँ, और इसीलिए वह जानती है कि संगमरमर पर भी गरीबों के आंसू के निशान रहते हैं। पहली बार हवेली की दीवारों ने भय को दूसरी दिशा में जाते देखा। उसी रात उसके पास अनाम फोन आया। आवाज ने कहा कि पुराने जख्म कुरेदने से खून निकलता है, न्याय नहीं। नंदिनी ने उत्तर दिया कि खून निकलेगा तो नमूना बनेगा, और नमूना सच बताएगा। फोन कट गया। वह देर तक अंधेरे कमरे में बैठी रही। डर उसे छूकर गया, पर टिक न सका। उसने अपने प्रशिक्षण, पद और कानून को याद किया। फिर अर्जुन की डायरी का वह पन्ना खोला जिसमें लिखा था कि प्रभु नंदू को सच से ज्यादा शक्ति देना। आज वही शक्ति परीक्षा मांग रही थी।
जांच की अगली कड़ी सावित्री देवी तक पहुंची। वे कस्बे के एक पुराने विधवा आश्रम में मिली, शरीर सूखकर लकड़ी जैसा, आंखों में पश्चाताप की धुंध। नंदिनी ने उनके पैर छुए तो वे कांप गईं। कभी यही सास उसे मनहूस कहती थी, आज वही उसकी हथेली पकड़कर रोने लगी। बहुत देर तक कोई शब्द नहीं निकला। फिर सावित्री ने टूटी आवाज में कहा कि बेटी, मैंने बेटे को बचा नहीं सकी, तुझे सच बता नहीं सकी, और इसी पाप ने मेरी छाती में घर बना लिया। नंदिनी उनके पास बैठ गई। आश्रम के कमरे में तुलसी की गंध और दवाइयों की कड़वाहट थी। सावित्री ने बताया कि अर्जुन ने कभी चोरी नहीं की। जिस रात चोरी बताई गई वह भट्ठे पर था, पर गवाहों को खरीदा गया। उसे थाने में इतना मारा गया कि घर लौटते समय खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसने मां से कहा कि नंदिनी को मत बुलाना, बेटी का पेपर है, उसका जीवन मेरे नाम से बड़ा है। सावित्री बोलती रही और नंदिनी भीतर से चूर होती रही। मैंने तुझे गलत समझा, सावित्री ने कहा, क्योंकि मुझे लगा तू मेरे बेटे को हमसे दूर ले गई, पर सच यह है कि मेरा बेटा तेरे सपने में जीता था। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने इतने वर्षों तक अर्जुन को अपने घाव का कारण समझा था, जबकि वह स्वयं उस घाव पर पट्टी बनकर सड़ता रहा। सावित्री ने बताया कि कमला सत्य जानने आई थी, उन्हें धमकाया गया। उस अपमान के बाद उनकी तबीयत गिरती चली गई। यह सुनकर नंदिनी की सांस जैसे गले में अटक गई। मां की मृत्यु अब बीमारी नहीं, हत्या की धीमी छाया जैसी लगने लगी। नंदिनी ने सावित्री का हाथ कसकर पकड़ा। आप गवाही देंगी? उसने पूछा। सावित्री ने भय से दरवाजे की ओर देखा। इतने वर्षों बाद भी ठाकुर का नाम दीवारों पर छाया की तरह टंगा था। फिर उन्होंने अर्जुन की पुरानी बात दोहराई कि जब सच से नंदिनी टूटेगी नहीं, तब बोलना। उन्होंने कांपते हाथ से कहा कि अब तू टूटने के लिए नहीं, टूटे हुए को जोड़ने के लिए लौटी है। मैं बोलूंगी, चाहे मेरी सांस आखिरी हो। सावित्री ने संदूक से एक कपड़े में लिपटा कागज निकाला। वह अर्जुन का अधूरा पत्र था, जिसे किसी ने फाड़ा था, पर एक हिस्सा उनके पास पहुंच गया था। उसमें लिखा था कि नंदू, अगर तू यह पढ़ रही है तो समझना कि मैं झूठ के पीछे बंद हूं, पर तू सच की तरफ चलती रहना। नंदिनी ने कागज माथे से लगा लिया। वह रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, खुद को क्षमा न करने की प्रतिज्ञा करना चाहती थी, पर कमरे में केवल उसकी धीमी सिसकी सुनाई दी। दफ्तर लौटकर उसने विशेष जांच दल बनाया। आदेश में भाषा ठंडी थी, पर उसमें वर्षों का तपता हुआ लावा बह रहा था। अर्जुन कुमार प्रकरण की पुनः जांच, गवाहों का पुनर्परीक्षण, जेल रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, डाक विभाग से रजिस्टर, मेडिकल प्रमाण और तत्कालीन जांच अधिकारी की भूमिका। उसने फाइल पर हस्ताक्षर किए तो उसे लगा जैसे वह केवल कानून नहीं चला रही, अपनी आत्मा की राख में दबा एक दीप जला रही है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और बूंदें खिड़की से टकराकर छोटे छोटे प्रश्न पूछ रही थी। राणा को जब समन मिला, वह स्वयं दफ्तर आया। उम्र ने उसकी मूंछों को सफेद किया था, पर चाल में अब भी पुराना घमंड था। उसने नंदिनी को सलाह दी कि युवा अधिकारी भावनाओं में पुराने केस खोलती हैं, फिर करियर खराब कर बैठती हैं। नंदिनी ने उसकी ओर बिना पलक झपकाए देखा। उसने कहा कि भावना तब होती है जब कोई अपने दुख के लिए लड़ता है, कर्तव्य तब होता है जब कोई सच के लिए लड़ता है। राणा ने पहली बार महसूस किया कि सामने बैठी स्त्री वह गांव की लड़की नहीं रही जिसे पत्रों से काटा जा सके। पूछताछ में वह बार बार कागजों का हवाला देता रहा। नंदिनी ने पूछा कि आरोपी की चोटों का मेडिकल क्यों नहीं हुआ। उसने कहा, चोटें गिरफ्तारी से पहले की होंगी। उसने पूछा कि पत्र रिकॉर्ड से क्यों गायब है। वह बोला, व्यवस्था की त्रुटि होगी। उसने पूछा कि बरामदगी पर स्वतंत्र गवाह क्यों नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला कि गांवों में सब एक दूसरे को जानते हैं। नंदिनी ने फाइल बंद की और कहा कि झूठ की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, वह हर प्रश्न पर नया चेहरा पहनता है। शाम को नंदिनी फिर मंदिर गई, वही हनुमान मंदिर जहां उसकी शादी हुई थी, जहां मां ने तेल चढ़ाया था, जहां उसने कभी अर्जुन के साथ पहली वर्षा देखी थी। घंटी बजाते समय उसका हाथ कांप गया। उसने ईश्वर से न्याय नहीं मांगा, क्योंकि न्याय मांगना अब उसका पेशा था। उसने केवल साहस मांगा कि वह बदला और न्याय के बीच की पतली रेखा पहचान सके। बाहर निकलते ही उसने देखा, अर्जुन सीढ़ियों के नीचे बच्चों को छोटे दिए बांट रहा था। वह उसे देखकर ठिठक गया। नंदिनी उसके पास आई। दोनों कुछ क्षण चुप रहे। मंदिर की आरती, बच्चों की हंसी और गंगा की हवा उनके बीच बहती रही। उसने धीरे से कहा कि सावित्री मां ने सच बता दिया। अर्जुन की आंखों में दुख उतर आया।
जैसे वह चाहता था कि सत्य भी उसे छोड़कर न जाए। उसने पूछा कि माँ ठीक है क्या? नंदिनी ने सिर हिलाया पर बोली नहीं। फिर उसने कहा कि तुमने मेरा जीवन बचाया, मगर मुझे अपने ही प्रेम से अनाथ कर दिया। अर्जुन ने यह वाक्य सिर झुकाकर स्वीकार किया। मैंने सोचा था तुम ऊंची उड़ोगी तो मेरा गिरना मायने नहीं रखेगा, अर्जुन बोला। नंदिनी की आंखें भर आईं। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम अपने गिरने को छोटा समझो? अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। उसके हाथ में रखा एक दिया हवा से बुझ गया। नंदिनी ने माचिस ली और लौ फिर जला दी। उस छोटे से कर्म में कोई वादा नहीं था, पर एक संकेत था कि बुझी चीजें हमेशा मृत नहीं होती। कभी कभी कोई लौटकर उन्हें फिर से प्रकाश दे सकता है। रात में उसने अपनी मां की पुरानी पोटली खोली, जिसे वह वर्षों से साथ रखती आई थी। उसमें तुलसी की माला, एक धुंधली तस्वीर और वह लौट आया लिफाफा था, जिस पर लिखा था प्राप्तकर्ता नहीं मिला। उसने लिफाफे को अर्जुन की फाइल से मिलाया। डाक मुहर में अंतर था, स्याही छेड़ी गई थी। यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी, यह एक योजनाबद्ध काट था जिसने 2 जीवन अलग किए थे। नंदिनी ने मेज पर हाथ रखकर प्रण लिया कि अब कोई पत्र रास्ते में नहीं मरेगा। सुबह होते उसने गिरफ्तारी नहीं, प्रमाण इकट्ठा करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि क्रोध में की गई जल्दी दोषियों को बचा सकती है। उसे कानून की राह ही चुननी थी, वही राह जिसके नाम पर अर्जुन को कुचला गया था। उसने अपने विश्वसनीय अफसरों को अलग अलग गांवों में भेजा, पुराने गवाहों की आर्थिक स्थिति, बैंक जमा, जमीन खरीद और हवेली से संबंध की जांच के लिए। साथ ही डाक विभाग के वृद्ध कर्मचारियों की सूची बनवाई। अतीत धूल था, पर धूल में पैरों के निशान अभी भी छिपे थे। दोपहर को आश्रम से संदेश आया कि सावित्री देवी की हालत बिगड़ गई है। नंदिनी तुरंत पहुंची। बूढ़ी मां की सांसें टूट रही थी। उन्होंने नंदिनी को पास बुलाया और कहा कि अर्जुन को कहना। उसकी मां ने देर से सही पर सच बोल दिया। फिर उन्होंने कांपते हाथ से नंदिनी की मांग को देखा, जहां अब कोई सिंदूर नहीं था। वे बोली कि बेटी, विवाह केवल गले का धागा नहीं होता, वह उस आदमी की सांसों में भी रहता है जो तेरे लिए चुपचाप जलता रहा। नंदिनी रो पड़ी। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा और फुसफुसाई कि मेरे बेटे को क्षमा करना, पर पहले खुद को क्षमा करना। यह कहकर उनकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। कमरे में तुलसी की गंध और मृत्यु की शांति भर गई। नंदिनी ने उनकी आंखें बंद की। उसे लगा एक पीढ़ी का भय उसी हाथ में बुझ गया है। बाहर आकाश में काले बादल थे, पर कहीं दूर से सूर्य की हल्की किरण भी उतर रही थी। शायद न्याय की सुबह अभी दूर थी, पर रात अब अकेली नहीं रही थी। सावित्री देवी की चिता की राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि शिवपुर की हवा में वर्षों से दबे डर की गंध बदलने लगी। नंदिनी ने उनके अंतिम संस्कार में वर्दी नहीं पहनी, केवल सफेद सूती साड़ी पहनी, पर उसकी उपस्थिति किसी आदेश से कम नहीं थी। अर्जुन चुपचाप दूर खड़ा रहा, जैसे मां की मृत्यु के सामने भी उसे अपने दुख पर अधिकार न हो। जब अग्नि उठी, उसकी आंखों में आंसू नहीं, सूखा हुआ आकाश था जो बरसना भूल चुका था। नंदिनी ने देखा कि गांव वाले 2 हिस्सों में बंटे खड़े थे। कुछ लोग सावित्री के लिए रो रहे थे, कुछ केवल इस डर से आए थे कि नई एसपी मैडम देख रही हैं। ठाकुर देवेंद्र का कोई आदमी खुले तौर पर नहीं आया, पर हवेली की छत से निगाहें सब देख रही थी। अर्जुन ने अंतिम लकड़ी रखते समय केवल इतना कहा कि मां, अब शायद सच तुम्हें शांति दे। नंदिनी के भीतर यह वाक्य गूंजता रहा। सत्य अब शोक से बड़ा और शोक से भी अधिक आवश्यक हो चुका था। अगले दिन जांच ने तेज रूप लिया। नंदिनी ने पुराने गवाह भोला और हरिकिशन को अलग अलग बुलवाया। दोनों कभी ठाकुर की हवेली में नौकर थे, अब एक रिक्शा चलाता था और दूसरा शराब में डूबा अपना जीवन काट रहा था। पहले वे बयान दोहराते रहे कि उन्होंने अर्जुन को संदूक उठाते देखा था। नंदिनी ने उनके सामने बैंक रिकॉर्ड, जमीन की रजिस्ट्री और उस समय मिली रकम के प्रमाण रखे। झूठ के पैरों में अचानक कंपन आ गया। गरीब आदमी डर से झूठ बोलता है, मगर प्रमाण देखकर उसका डर दिशा बदलने लगता है। भोला सबसे पहले टूट गया। उसने रोते हुए कहा कि उसने अर्जुन को नहीं देखा था, उसे हवेली से पैसा मिला था और धमकी भी कि अगर मुकरा तो उसकी बेटी को उठा लिया जाएगा। हरिकिशन ने पहले गाली दी, फिर सिर पकड़कर बैठ गया। उसने बताया कि चोरी की रात संदूक हवेली से निकला ही नहीं था। उसे बस अदालत में वही कहना था जो महेश ने सिखाया। नंदिनी ने दोनों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए। हर हस्ताक्षर के साथ अतीत की दीवार में एक दरार और बढ़ती गई।
राणा को जब पता चला कि गवाह बदल गए हैं तो वह खुलकर बेचैन हो उठा। उसने अपने पुराने संपर्कों को फोन किए, अधिकारियों पर दबाव डलवाया और नंदिनी के खिलाफ शिकायत भेजी कि वह निजी बदले की भावना से काम कर रही है। जिला मुख्यालय से भी फोन आया कि मामला संवेदनशील है, संभल कर चलना चाहिए। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा कि संवेदनशीलता का अर्थ अपराधी को बचाना नहीं होता। फोन कटने के बाद उसने कुछ देर आंखें बंद की। सत्ता से लड़ना कानून की किताब में सरल, जमीन पर अकेला होता है। महेश ने दूसरी चाल चली। उसने अर्जुन को रात में नदी किनारे रोका। 4 आदमी साथ थे, हाथों में डंडे, चेहरे पर वही घमंड जो अंधेरे को अपना साथी समझता है। महेश ने कहा कि गांव छोड़ दे, नहीं तो इस बार झोपड़ी नहीं, लाश मिलेगी। अर्जुन ने कांपते शरीर से भी सीधा खड़ा होकर कहा कि उसने 7 साल पहले चुप रहकर बहुत खोया है, अब भागकर नंदिनी की लड़ाई को कमजोर नहीं करेगा। महेश ने उसे थप्पड़ मारा, पर अर्जुन की आंखें नहीं झुकी। कुछ मौन हार नहीं, प्रतिज्ञा होते हैं। उसी समय दूर से टॉर्चों की रोशनी चमकी। नंदिनी के विश्वसनीय सिपाही पहले से निगरानी में थे। महेश के आदमी भागने लगे पर 2 पकड़े गए। महेश ने राजनीतिक पहचान का नाम लिया, पर गिरफ्तारी की धारा सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। अर्जुन जमीन पर गिरा था, होंठ फटा हुआ, पर उसने नंदिनी को देखकर सिर हिलाया कि वह ठीक है। नंदिनी भीतर से कांप रही थी, पर उसने किसी को अपने भाव नहीं पढ़ने दिए। उसने केवल कहा कि कानून की रात लंबी हो सकती है, पर अंधी नहीं। इस हमले ने जांच को नया आधार दिया। पकड़े गए गुर्गों ने बयान दिया कि उन्हें महेश ने अर्जुन को डराने भेजा था। उनके मोबाइल से संदेश मिले जिनमें पुराने केस का भी उल्लेख था। नंदिनी ने तकनीकी टीम से सारे रिकॉर्ड सुरक्षित कराए। राणा ने दावा किया कि यह सब राजनीतिक साजिश है, पर अब उसके खिलाफ केवल एक पुरानी फाइल नहीं, धमकी, गवाहों की खरीद, रिकॉर्ड छेड़छाड़ और हिरासत में यातना की परतें जुड़ रही थी। झूठ का महल बड़ा था, पर उसकी नींव गीली मिट्टी की निकली। नंदिनी ने डाक विभाग के पुराने रजिस्टर भी निकलवाए। उनमें कई पत्र दर्ज थे, पर प्राप्ति हस्ताक्षर किसी और के थे। एक वृद्ध डाक सहायक ने कांपते हुए बताया कि उस समय डाक पहले हवेली में जाती थी, क्योंकि ठाकुर का आदेश था कि गांव की खबरें गांव के मालिक से होकर गुजरे। नंदिनी ने पूछा, गांव का मालिक कौन होता है? बूढ़ा रो पड़ा, बोला, मैडम, जो रोटी रोक सके वही मालिक बन जाता है। यह वाक्य नंदिनी के हृदय में तीर की तरह धंस गया। फिर जेल से रहीम चाचा का पता मिला। वह अब बनारस के पास एक छोटे मदरसे में बच्चों को उर्दू और गणित पढ़ाते थे। नंदिनी स्वयं उनसे मिलने गई। सफेद दाढ़ी वाले उस बूढ़े ने अर्जुन का नाम सुनते ही आंखें नम कर ली। उन्होंने बताया कि अर्जुन जेल में भी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह अपनी पत्नी को अफसर कहकर नहीं, रोशनी कहकर याद करता था। कई रात वह पीठ के घावों से कराता, पर सुबह दूसरों के लिए मिट्टी के छोटे गणेश बना देता। ऐसी आत्मा पर चोरी का आरोप पाप था। रहीम चाचा ने एक पुराना कपड़े का थैला निकाला। उसमें अर्जुन द्वारा लिखे कुछ अभ्यास पन्ने थे, जिन्हें उन्होंने संभाल कर रखा था। एक पन्ने पर लिखा था कि अगर नंदू मुझे भूल जाए तो भी उसे दोष मत देना, क्योंकि मैंने ही उसे अपनी सच्चाई से दूर रखा। नंदिनी ने वो पन्ना पढ़ा तो उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसने कानूनी प्रमाण के रूप में उसे लिया, पर व्यक्तिगत रूप से वह पन्ना उसके लिए किसी अदालत के फैसले से बड़ा था। उसने पहली बार समझा कि प्रेम की चुप्पी भी अपराध बन सकती है। जांच की खबर फैलते ही गांव की नींद टूटने लगी। जिन लोगों ने कभी अर्जुन को चोर कहा था, वे अब धीरे धीरे उसके पास आने लगे। कोई दवा लेकर आया, कोई पुराना उधार चुकाने, कोई केवल आंखें झुकाकर क्षमा मांगने। अर्जुन सबको नम्रता से स्वीकार करता, पर उसके भीतर का घाव इतनी जल्दी भरने वाला नहीं था। उसने नंदिनी से कहा कि लोग डर से दोष देते हैं और डर से क्षमा मांगते हैं। नंदिनी ने उत्तर दिया कि इसलिए न्याय जरूरी है, ताकि इंसानियत केवल डर की नौकरानी न बनी रहे। दिवाली नजदीक थी। शिवपुर के हर घर में दिए खरीदे जा रहे थे और अर्जुन के दिए अचानक अधिक बिकने लगे। कुछ लोग भक्ति से खरीदते, कुछ अपराध बोध से, कुछ इस डर से कि एसपी मैडम जानती हैं। अर्जुन को यह बदलाव असहज करता। वह कहता कि मिट्टी की कीमत अचानक सम्मान से नहीं बढ़नी चाहिए। नंदिनी ने दूर से उसे देखा। जो आदमी समाज की क्रूरता से कुचला गया था, वही समाज की क्षणिक दया से भी सावधान था। उसमें गरीबी थी, पर आत्मा की गरिमा अब भी अडिग खड़ी थी।
उधर ठाकुर देवेंद्र की हवेली में पहली बार बेचैनी खुली दिखाई दी। महेश की गिरफ्तारी टल नहीं पा रही थी। राणा के बयान उलझ रहे थे और पुराने नौकर मुकर चुके थे। ठाकुर ने अपने राजनीतिक मित्रों से संपर्क किया, पर नंदिनी ने हर प्रक्रिया को लिखित और पारदर्शी रखा। उसने मीडिया को तमाशा नहीं बनने दिया, पर प्रमाणों को सुरक्षित कर लिया। उसे पता था कि न्याय अगर शोर में बदलेगा तो दोषी नारे बना देंगे। इसलिए उसने चुपचाप वह जाल बुना जिसमें सत्ता का घमंड स्वयं फंसने लगा। दिवाली की सुबह नंदिनी ने गिरफ्तारी वारंट पर हस्ताक्षर किए। उसके हाथ स्थिर थे, पर भीतर मां सावित्री, अर्जुन और अपनी युवा उम्र की छायाएं खड़ी थी। उसने स्वयं से पूछा कि क्या यह बदला है। फिर उसने फाइल में गवाहों के बयान, फर्जी हस्ताक्षर, मेडिकल अभाव, डाक छेड़छाड़ और ताजा हमला देखा। यह बदला नहीं था, यह देर से पहुंचा हुआ धर्म था। उसने अपनी टोपी उठाई और शीशे में स्वयं को देखा। वर्दी आज बोझ नहीं, व्रत लग रही थी। पहली गिरफ्तारी राणा की हुई। वह अपने दफ्तर में बैठा था, जहां दीवार पर वीरता का प्रमाण पत्र टंगा था। नंदिनी भीतर आई तो वह मुस्कुराकर बोला कि आप गलती कर रही हैं। नंदिनी ने शांत स्वर में धाराएं पढ़ी। झूठी जांच, प्रमाण छेड़छाड़, हिरासत में अत्याचार, आपराधिक षड्यंत्र। राणा की मुस्कान धीरे धीरे उतरती गई। हथकड़ी लगते समय उसने कहा कि तुम भूल रही हो, मैं भी पुलिस वाला हूं। नंदिनी ने उत्तर दिया, इसलिए तुम्हारा अपराध बढ़ा है। कानून की वर्दी पहनकर कानून बेचने वाला चोर से भी नीचे गिरता है। महेश को मंदिर चौक से पकड़ा गया, जहां वह दिवाली पूजा के लिए दान बांट रहा था। भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग उसकी जय बोलने आए थे, पर पुलिस की गाड़ी देखकर चुप हो गए। महेश ने नंदिनी पर चिल्लाकर कहा कि एक कुम्हार के लिए ठाकुर परिवार को अपमानित करोगी। नंदिनी ने सबके सामने कहा कि यह कुम्हार नहीं, निर्दोष नागरिक है, और कानून जाति देखकर झुकता है तो कानून नहीं रहता। भीड़ में खड़े कई गरीबों के चेहरों पर पहली बार भय से अलग कोई भाव उभरा। ठाकुर देवेंद्र को हवेली से बाहर लाया गया। उम्र और बीमारी ने उसे कमजोर किया था, पर घमंड अब भी उसकी आवाज में बचा था। उसने कहा कि उसने गांव को रोजी दी है, मंदिर बनवाए हैं, कुएं खुदवाए हैं। नंदिनी ने कहा कि दान पाप का कवच नहीं होता। यदि आपने किसी निर्दोष का जीवन छीना तो आपके मंदिरों की घंटियां भी गवाही देंगी। ठाकुर ने अर्जुन की ओर देखा, जो दूर खड़ा था। पहली बार उस बूढ़े सामंत की आंखों में भय नहीं, बल्कि यह अनुभूति आई कि समय सचमुच बदल गया है। गांव के चौक में उस शाम दिवाली की रोशनी और गिरफ्तारी की छाया साथ फैली। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि कर्म लौट आया। किसी ने कहा कि गरीब का शाप खाली नहीं जाता। किसी ने गंगा की ओर देखकर हाथ जोड़े। नंदिनी ने इन बातों को सुना, पर वह जानती थी कि कर्म केवल आकाश से नहीं उतरता। कभी कभी वह उन हाथों से काम करता है जो सत्य के लिए कांपना बंद कर देते हैं। आज उसकी वर्दी वही हाथ थी, पर भीतर उसकी आत्मा अभी भी रो रही थी। अर्जुन भीड़ से दूर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके सामने दियों की पंक्ति थी, पर उसकी आंखें किसी और अंधेरे में अटकी थी। नंदिनी उसके पास आई। उसने कहा कि दोषियों को पकड़ लिया गया है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह प्रसन्न नहीं दिखा। नंदिनी ने पूछा कि क्या उसे संतोष नहीं मिला। अर्जुन ने धीरे से कहा कि संतोष तब मिलता जब ये 7 साल किसी बच्चे की टूटी हुई मिट्टी की तरह फिर गूंथे जा सकते। न्याय जरूरी है, पर वह समय वापस नहीं लाता। नंदिनी उसके पास बैठ गई, पहली बार बिना इस चिंता के कि लोग क्या देखेंगे। उसने कहा कि समय लौटता नहीं, पर शायद उसका अर्थ बदला जा सकता है। अर्जुन ने दिए की लौ को देखते हुए कहा कि उसने उसे बचाने के लिए चुप्पी चुनी, पर अब समझता है कि चुप्पी ने दोनों को घायल किया। नंदिनी ने कहा कि उसने क्रोध चुनकर अपने भीतर प्रेम को कैद कर दिया। दोनों की स्वीकारोक्ति में कोई नाटकीयता नहीं थी, केवल 2 थके हुए लोगों की ईमानदार थरथराहट थी, जो राख से शब्द चुन रहे थे। रात को पूरे गांव में दिए जल उठे। अर्जुन के बनाए दिए ठाकुर की हवेली के बाहर भी रखे गए थे। शायद किसी नौकर ने डरते या प्रार्थना करते हुए जलाए थे। हवा में तेल, धुएं, मिठाई और भीगी मिट्टी की गंध मिली हुई थी। नंदिनी ने अपनी मां की स्मृति में गंगा किनारे एक दिया रखा। अर्जुन ने सावित्री के नाम दूसरा। दोनों दिए पानी में साथ बहने लगे, थोड़ी दूरी रखते हुए, पर एक ही धारा में। नंदिनी ने मन में सोचा, शायद यही उनका जीवन है, अलग जले साथ बहे। मगर कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। अदालत, बयान, बीमारी, अपमान और टूटे विश्वास का लंबा रास्ता बाकी था।
राणा और महेश की गिरफ्तारी से केवल दरवाजा खुला था। भीतर अभी भी न्याय की कठिन सीढ़ियां थीं। अर्जुन की खांसी बढ़ रही थी और नंदिनी का अपराध बोध उसके पद से बड़ा होता जा रहा था। दीपावली की रात चमकदार थी, पर सुबह फिर धूल उठनी थी। फिर भी इतने वर्षों बाद पहली बार शिवपुर की हवा में यह विश्वास था कि सत्य भले देर से आए, पर जब आता है तो झोपड़ी से भी प्रकाश निकलता है। गिरफ्तारियों के बाद शिवपुर में कई दिनों तक अजीब सन्नाटा रहा। हवेली का फाटक बंद था, चौक की चाय की दुकान पर लोग धीमे बोलते थे और गंगा किनारे अर्जुन के दियों की लौ जैसे पहले से अधिक शांत जलती थी। नंदिनी रोज सुबह अदालत की तैयारी करती, गवाहों के बयान पढ़ती और रात को अस्पताल की रिपोर्टों में अर्जुन की बीमारी की बढ़ती छाया देखती। न्याय की राह खुल गई थी, पर उसके सामने अब एक दूसरा प्रश्न खड़ा था। क्या कानून आत्मा के टूटे हिस्से भी जोड़ सकता है? अर्जुन को सरकारी अस्पताल से जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी पुरानी है, फेफड़ों पर असर है, इलाज लंबा चलेगा। नंदिनी ने तुरंत व्यवस्था की, पर अर्जुन ने वही पुराना संकोच दिखाया। उसने कहा कि उसके लिए इतना मत करो, क्योंकि उसका जीवन बहुत छोटा और साधारण है। नंदिनी ने पहली बार बिना कठोर हुए कहा कि जिसने 7 साल तक मेरे जीवन को साधारण नहीं होने दिया, वह अपने जीवन को साधारण कहने का अधिकार खो चुका है। अर्जुन चुप हो गया। जिला अस्पताल के कमरे में खिड़की से नीम का पेड़ दिखता था। अर्जुन बिस्तर पर लेटा रहता और बाहर बैठे मरीजों को देखता, जैसे वह अपने दुख से अधिक दूसरों के दुख में रुचि रखता हो। नंदिनी दफ्तर से लौटकर कभी कभी बिना वर्दी के आती। सफेद सूती साड़ी में वह फिर वैसी लगती जैसी कभी बस अड्डे पर रोती हुई लड़की थी, पर उनके बीच अब भी सहजता नहीं लौटी थी। शब्द आते तो संकोच में रुक जाते। दोनों समझ रहे थे कि सत्य मिल गया है, पर संबंध को फिर से जन्म लेना होगा। एक शाम नंदिनी ने अपने बैग से वह छोटा डिब्बा निकाला जिसमें उसने वर्षों से मंगलसूत्र बंद रखा था। अर्जुन ने उसे देखते ही नजर फेर ली। नंदिनी ने कहा कि उसने इसे क्रोध में नहीं फेंका, क्योंकि भीतर कहीं विश्वास मरकर भी पूरी तरह सड़ नहीं पाया था। अर्जुन की आंखें भर आईं, पर उसने कहा कि धागा फिर पहन लेने से 7 साल लौटेंगे नहीं। नंदिनी ने डिब्बा बंद किया और उत्तर दिया कि वह समय वापस नहीं मांग रही, बस यह जानना चाहती है कि क्या राख में अभी भी कोई बीज बचा है। अदालत में मुकदमे की पुनर्विचार प्रक्रिया शुरू हुई। भोला, हरिकिशन, बूढ़े वार्डर, डाक सहायक और रहीम चाचा ने बयान दिए। राणा के वकील ने उन्हें झूठा, लालची और दबाव में आया हुआ बताने की कोशिश की, पर प्रमाणों की श्रृंखला अब मजबूत थी। महेश का चेहरा हर सुनवाई में और कठोर होता गया। ठाकुर देवेंद्र व्हील चेयर पर लाया गया, पर उसकी आंखों में अब भी अहंकार की बुझती चिंगारी थी। नंदिनी अदालत में अधिकारी की तरह बैठती, पर हर बयान उसके निजी इतिहास की हड्डियों को फिर से छूता। एक दिन अदालत ने अर्जुन को भी बुलाया। वह कमजोर था, फिर भी उसने साफ कुर्ता पहना और धीरे धीरे गवाही के कटघरे तक गया। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या उसे पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया था। अर्जुन ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर कहा कि हाँ, पर उसने भी चुप रहकर गलती की। अदालत में हलचल हुई। उसने आगे कहा कि भय ने अपराधियों को शक्ति दी और प्रेम ने उसे गलत मौन सिखाया। नंदिनी ने सिर झुका लिया। सच केवल दोषियों को नहीं, पीड़ितों को भी निर्वस्त्र कर देता है। अर्जुन ने अपनी गवाही में किसी के लिए बदला नहीं मांगा। उसने केवल कहा कि उसका नाम साफ कर दिया जाए ताकि उसकी मृत मां की आत्मा को शांति मिले और उसकी पत्नी अपने कर्तव्य को अपराध बोध समझकर न ढोए। यह सुनते ही नंदिनी की आंखें भर आईं। महेश ने कटु हंसी हंसने की कोशिश की, पर उसकी हंसी गले में फंस गई। अदालत में बैठे लोग पहली बार समझ रहे थे कि गरीब आदमी की इज्जत रोटी से छोटी नहीं होती। कभी कभी वही उसकी आखिरी पूंजी होती है। मुकदमे का निर्णय आने में महीना लगा। उस महीने में नंदिनी और अर्जुन ने अतीत को बार बार छोटे टुकड़ों में उठाया। कभी वे कमला देवी की बात करते, कभी सावित्री के गुस्से की, कभी दिल्ली के कमरे की, कभी उस आखिरी बस की। वे कई बार रोए, कई बार चुप रहे। नंदिनी ने स्वीकार किया कि उसने भी अर्जुन को जल्दी दोषी मान लिया। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसने उसे सत्य से वंचित करके उसके साथ अन्याय किया। क्षमा कोई एक क्षण नहीं थी, वह रोज थोड़ा थोड़ा सीखी जाने वाली भाषा थी। फैसले के दिन शिवपुर से लोग बसों और ट्रैक्टरों में अदालत पहुंचे। जिनकी रुचि कभी तमाशे में थी, वे अब गवाही के भार में चुप थे।
न्यायालय ने अर्जुन को पूर्णतः निर्दोष घोषित किया, पुराने मामले को षड्यंत्र बताया और राणा, महेश तथा ठाकुर देवेंद्र पर गंभीर आपराधिक कार्रवाई का आदेश दिया। राणा की पुलिस सेवा से बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू हुई। महेश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसी दिन धूल में बैठ गई। ठाकुर ने सिर झुका लिया। कर्म का निर्णय शोर से नहीं आया। वह न्यायाधीश की शांत आवाज में उतरा। अदालत से बाहर निकलते समय भीड़ अर्जुन को देखने लगी। कुछ हाथ जोड़ रहे थे, कुछ क्षमा मांग रहे थे, कुछ उसके पैर छूना चाहते थे। अर्जुन घबरा गया। उसने किसी को अपने चरण नहीं छूने दिए। उसने कहा कि उसे देवता मत बनाओ, क्योंकि देवता बनाकर लोग फिर मनुष्य का दर्द भूल जाते हैं। नंदिनी उसके पास खड़ी रही। उस क्षण पहली बार उसे लगा कि अर्जुन की गरीबी उसके व्यक्तित्व की सीमा नहीं, बल्कि उसकी करुणा की भूमि थी, जहां से उसका बड़ा होना शुरू होता था। फैसले के बाद नंदिनी ने चाहा कि अर्जुन उसके सरकारी निवास पर आकर रहे। अर्जुन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह वर्दी की दुनिया में बोझ लगेगा और लोग फिर कहेंगे कि कुम्हार पति पत्नी के पद पर पल रहा है। नंदिनी ने उसे लंबे समय तक देखा। वह जानती थी कि यह केवल समाज का डर नहीं, भीतर जमा अपमान का जहर है। उसने धीरे से कहा कि अगर 7 साल पहले वह उसके सपने का भार उठा सकता था, तो आज उसे उसके सम्मान का भार उठाने देना होगा। अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। उस रात वह अपनी झोपड़ी लौट गया। उसने संदूक खोला, नंदिनी की किताबों को आखिरी बार हाथ लगाया और दियों की अधूरी कतार के सामने बैठ गया। बाहर गंगा की हवा तिरपाल हिला रही थी। उसे लगा कि झोपड़ी केवल गरीबी नहीं, उसकी तपस्या की गुफा रही है। पर तपस्या का उद्देश्य हमेशा गुफा में मरना नहीं होता। कभी कभी तपस्या पूरी होने पर मनुष्य को संसार में लौटना पड़ता है, ताकि प्रेम केवल स्मृति नहीं, जीवन भी बन सके। नंदिनी अगले सुबह स्वयं झोपड़ी आई। वह अकेली थी, बिना गाड़ी, बिना सिपाही। उसके हाथ में कोई आदेश नहीं, केवल 2 कुल्हड़ चाय थी। उसने एक अर्जुन को दिया और कहा कि आज वह अधिकारी बनकर नहीं, पत्नी बनकर आई है। अर्जुन ने लंबे समय बाद उसकी आंखों में वह पुराना नाम देखा। नंदिनी ने धीमे से कहा कि नंदू अभी मरी नहीं है, बस रास्ता भूल गई थी। अर्जुन के हाथ कांप गए। चाय छलक कर मिट्टी पर गिर गई, जैसे वर्षों की जमी हुई चुप्पी पहली बार भीग गई हो। वह दिन उनके संबंध का दूसरा आरंभ था। नंदिनी ने झोपड़ी हटवाकर अर्जुन को जबरन महल में नहीं बसाया। उसने पहले उसी जगह पक्की छोटी कुटिया बनवाने का प्रस्ताव रखा, जहां अर्जुन ने वर्षों बिताए थे। अर्जुन ने शर्त रखी कि यह केवल उसका घर नहीं होगा। वहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा और कुम्हारों के काम के लिए साझा चाक लगाए जाएंगे। नंदिनी मुस्कुराई। वह समझ गई कि अर्जुन अपने दुख को भी दूसरों के लिए आश्रय बनाना चाहता है। यही उसका धर्म था और यही उसका उत्तर था। कुछ महीनों में गंगा किनारे कमला सावित्री अध्ययन केंद्र खुला। नाम सुनकर नंदिनी रो पड़ी थी। मिट्टी की दीवारों पर सफेदी की गई, बच्चों के लिए चटाइयां बिछी, पुरानी किताबें रखी गईं और आंगन में अर्जुन का नया चाक रखा गया। दिन में लड़कियां पढ़ने आती, शाम को कुम्हार अपने सामान का बेहतर दाम तय करना सीखते। नंदिनी ने प्रशासन से योजनाएं जोड़ी, पर अर्जुन ने केंद्र को दया का घर नहीं बनने दिया। उसने कहा कि सहायता ऐसी होनी चाहिए जो सिर उठाए, हाथ फैलाए नहीं। अर्जुन का स्वास्थ्य पूरी तरह नहीं लौटा, पर उसके चेहरे पर धीरे धीरे रक्त और शांति लौटने लगे। वह बच्चों को मिट्टी से अक्षर बनाना सिखाता, कहता कि आ आ ई भी दिए जैसे हैं, सही आकार 2 तो अंधेरा हटाते हैं। नंदिनी जब कभी निरीक्षण से थकी लौटती, केंद्र के आंगन में बैठ जाती। बच्चे उसे मैडम कहते, पर अर्जुन कभी कभी बहुत धीरे से नंदू कह देता। यह नाम अब भी उसे रुला देता, पर उन आंसुओं में अब केवल दुख नहीं था, उनमें घर लौटने की नमी थी। ठाकुर देवेंद्र सिंह जेल में अधिक दिन जीवित नहीं रहा। अंतिम समय में उसने गवाही बदलने की कोशिश की, दया याचना लिखवाई और कहा कि सब महेश ने किया था। पर कर्म की अदालत में आरोप दूसरों पर डालने से आत्मा हल्की नहीं होती। उसकी मृत्यु की खबर आई तो गांव में कोई बड़ा शोक नहीं हुआ। नंदिनी ने केवल इतना कहा कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है, पर हमारी करुणा मरनी नहीं चाहिए। अर्जुन ने उसके नाम का दिया नहीं जलाया, मगर गंगा में एक मुट्ठी मिट्टी छोड़ दी। महेश और राणा के मुकदमे चलते रहे और कानून की लंबी प्रक्रिया ने कई बार नंदिनी को थका दिया, पर अब वह अकेली नहीं थी। अर्जुन अदालत के बाहर नहीं, उसके भीतर साहस की तरह उपस्थित रहता।
वह उसे याद दिलाता कि बदला तेज चलता है, न्याय धैर्य मांगता है। नंदिनी ने अपने जिले में हिरासत निगरानी, गरीबों की मुफ्त कानूनी सहायता और महिला शिकायत कक्ष को मजबूत किया। उसके निजी घाव सार्वजनिक कर्तव्य में बदल गए। यही शायद दुख की सबसे पवित्र परिणति थी, जब वह किसी और का रास्ता उजाला करे। एक वर्ष बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा किनारे विशाल दीपदान हुआ। शिवपुर बदल चुका था, पूरी तरह नहीं, पर इतना कि उम्मीद को जगह मिल सके। गरीब बच्चे स्कूल जाने लगे थे, कुम्हारों का सामान शहर की प्रदर्शनी तक पहुंचा था और हवेली का अहंकार सरकारी सील के पीछे बंद पड़ा था। नंदिनी और अर्जुन भीड़ से थोड़ी दूर खड़े थे। नंदिनी ने आज अपने गले में वही मंगलसूत्र पहना था। कोई समारोह नहीं हुआ, कोई शोर नहीं, बस चुपचाप उसने वह धागा फिर से जीवन में स्वीकार किया। अर्जुन ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में प्रश्न भी था, आभार भी, भय भी। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली कि यह धागा 7 साल पहले टूटा नहीं था, बस झूठ की धूल से ढक गया था। अर्जुन की पलकों से 2 बूंदें गिरी। उसने कहा कि क्या वो उसे फिर दुख नहीं देगा, इसका वचन कैसे दे। नंदिनी ने उत्तर दिया कि दुख न देने का वचन कोई नहीं दे सकता, पर चुप्पी से न मारने का वचन हम दे सकते हैं। यही उनका नया फेरा था। दोनों ने 2 दिए जलाए, एक कमला के लिए जिसने बेटी को अक्षर दिए, एक सावित्री के लिए जिसने देर से सही सच को आवाज दी। फिर अर्जुन ने तीसरा दिया उठाया और नंदिनी की ओर देखा। उसने कहा कि यह उन 7 सालों के लिए है जो लौटेंगे नहीं, पर व्यर्थ भी नहीं जाएंगे। नंदिनी ने दिए में तेल डाला, दोनों ने मिलकर उसे गंगा में छोड़ा। दिया पानी पर डगमगाया, फिर स्थिर होकर बह चला। अंधेरे जल पर उसकी लौ छोटी थी, पर हारी नहीं थी। गंगा की धारा में हजारों दिए बह रहे थे, कुछ जल्दी बुझ गए, कुछ किनारे अटक गए, कुछ दूर तक चमकते रहे। नंदिनी ने सोचा कि मनुष्य भी ऐसे ही हैं। किसी को तूफान जल्दी बुझा देता है, किसी को समाज की गाद रोक देती है, पर कुछ लौ अपने भीतर बची रहती है। अर्जुन उसके पास खड़ा था, कमजोर, झुका हुआ, फिर भी किसी पर्वत की तरह, विश्व पर्वत की तरह विश्वसनीय। उसने धीरे से उसका हाथ कस लिया। 7 साल की दूरी उस पकड़ में समाप्त नहीं हुई, पर उसने रास्ता स्वीकार कर लिया। रात के अंत में जब लोग लौटने लगे, नंदिनी और अर्जुन कुछ देर और किनारे बैठे रहे। दूर मंदिर की घंटी बजी, हवा में धूप, जल, फूल और मिट्टी की गंध थी। अर्जुन ने कहा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि टूटी झोपड़ी से फिर घर बनेगा। नंदिनी ने उत्तर दिया कि घर दीवारों से नहीं, सत्य बोलने के साहस से बनता है। फिर दोनों चुप हो गए। उस चुप्पी में भय नहीं था, वह चुप्पी थकी हुई थी, पर सुरक्षित थी, जैसे लंबे रोने के बाद मां की गोद। भोर की पहली रेखा आकाश पर उभरी तो गंगा का जल हल्का नीला हो गया। नंदिनी ने अपनी वर्दी की टोपी उठाई, अर्जुन ने मिट्टी से सने हाथ धोए और दोनों साथ चल पड़े। पीछे अध्ययन केंद्र की ओर बच्चों की आवाजें आने लगी थी। कोई लड़की जोर से संविधान की प्रस्तावना पढ़ रही थी। नंदिनी ठिठक कर सुनने लगी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला कि हारना अभी भी मना है। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। इस बार वह वाक्य आदेश नहीं, आशीर्वाद था, और शिवपुर की सुबह ने उसे स्वीकार कर लिया।